हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कि कैसे जो कन्वेंशनल अप्रोचेस होती हैं उनके अलावा हमको फोकस करना चाहिए इन चीजों पर भी जो कि है हमारी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी, अप्रोक्सीमेशन मेथड, जनरल टू स्पेसिफिक करना किसी भी केस को, डायमेंशनल एनालिसिस एंड नॉन डिफाइंड डिनोमिनेटर की जो कंडीशंस होती हैं। बट जब तक हमारे सामने ये सिचुएशन नहीं आ जाती, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, जब तक इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं अपियर हो जाता है, जब तक हम इन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या फिर नॉन कन्वेंशनल अप्रोचेस को ऑप्शनल तरीके से लेते हैं, बट जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं हमको समझ में आता है कि वी नीड टू थिंक इन दिस डायरेक्शन एज वेल। तो इस डायरेक्शन में सोचना भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन की अप्रोचेस चेंज हो रही है। तो आपको जरूरी है कि कम टाइम में अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो ये सब चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। और कॉन्सेप्ट तो अनडाउटेडली है ही, वो तो आपको करने ही करने हैं, बट इसके अलावा इन पर भी नजर रखनी है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि पी की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमको। वैसे मैं बता दूं 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल का। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू दी है 96/95 इंटू 97। बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं। क्यू की वैल्यू क्या है? 97/96 इंटू 98। और आर की वैल्यू क्या है? 1/97। पूछा है कि कौन सा रिलेशन इसमें से ट्रू है। देखिए इन क्वेश्चन में जब भी या तो आप फ्रैक्शन कंपैरिजन कीजिए, इनका अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाइए, कुछ भी कीजिए, बहुत ज्यादा ये हो जाएगा आपके लिए डिफिकल्ट करना, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपको एक चीज पकड़नी है। देखिए आपको 95, 96, 97, 98 ये सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में ये रिलेशन होल्ड होगा तो वो कोई से भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, ठीक है। तो यानी आप अपनी तरफ से कंसेक्यूटिव नंबर मान लीजिए। अब अपनी तरफ से मानेंगे कैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स? देखिए इसमें सबसे छोटा जो नंबर है ना उसको अपनी तरफ से मान लीजिए। तो भाई सबसे आसान मेरे लिए क्या होगा, मैं क्या करता हूं, मैं 95 को बेस मान लेता हूं। 95 को बेस मान लेता हूं। जब 95 को बेस मानूंगा तो 95 क्या हो जाएगा मेरा? मैंने अपनी तरफ से मान लिया लेट 95 बी इक्वल टू 1। मैंने क्या मान लिया? लेट 95 बी इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया मेरा। तो अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है मेरा, सारे वैल्यूज क्या लिख लेता हूं, दैट इज 96, 97 एंड 98, ठीक है। ये सारे नंबर्स हैं। अब जब आपका 95 एक हो गया तो उससे अगला नंबर क्या है? 96 कितना हो जाएगा? 2। 97 तीसरा नंबर है 3। 98 4 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हो गई आपके पास। अब क्या कीजिए, अब बस आंख बंद कीजिए और जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू है आपकी 96/95 इंटू 97। 96 की वैल्यू 2 अपॉन 95 इंटू 97। 95 1 इंटू 97 3 हो गया। आपके पास आगे क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या दी है? 97। 97 कितना है आपका? 3। और 96 इंटू 98, तो 96 इंटू 98 यानी 2 इंटू 4, ठीक है। पी क्यू एंड आर, आर की वैल्यू क्या है? 1/97। 97 का मतलब 3। ये बात ठीक है आपको? ये बात ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 2/3 कितना होता है? 0.66। सबको पता है 2/66 क्या होता है? 2/3 को अगर फ्रैक्शन उसमें चेंज करते हैं डेसिमल्स में तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.66 हो जाती है। क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू क्या लिखा हुआ है? क्यू लिखा हुआ है 3/8। 3/8, 3/8 आपको पता होगा। अगर आपको बेसिक पता है परसेंटेज के, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। जो 1/8 होता है वो किसके बराबर होता है? 1/8 किसके बराबर होता है? 1/8 बराबर होता है 125 के बराबर, ठीक है। 0.125 के बराबर। ये जो 1/8 जब परसेंट में बोला जाता है तब बोला जाता है 12.5% के बराबर। लेकिन अगर परसेंटेज वगैरह का कोई जिक्र नहीं है तो ये क्या होता है? ये आपका 0.125 के बराबर होता है। 0.125 के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझको क्या बोला गया? मुझको बोला गया है भैया 1/8 नहीं, 1/8 क्यों निकाल के बैठे हो? मुझसे पूछा जा रहा है 3/8। तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 0.375। 0.375 तो मेरी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? क्यू की वैल्यू आ गई 0.375, ठीक है। 0.375। अब क्या आखिरी 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? जस्ट अ सेकंड। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3 की वैल्यू थी 0.33। तो आपका आ जाएगा आर आ जाएगा 0.33। ये बात सारी ठीक है आपकी? ये बात आपकी सारी ठीक है अभी तक? तो कंपैरिजन कर लीजिए। सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, पहले वो देख लेते हैं। पी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है आर, और बीच में क्या आएगा? क्यू। पी सबसे बड़ा, पी कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ठीक, सबसे बड़ा पी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है मुझे, सबसे बड़ा पी, ठीक है। फिर उससे छोटा क्यू और सबसे छोटा आर। तो आई होप ये सारी चीज क्लियर होंगी आपको। ये चीज क्लियर हो गई। देखिए अब बिना फुर्सत के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं ना चीजें, अब जो हम देखने वाले हैं, ये जो चीज मैंने देखी ना, ये फिर भी आपको लग सकता है कि थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है, ठीक है। लेकिन अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए 17 का जो क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा आउट ऑफ लीक था, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो तो हम कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट। वहां से एक हल्की सी झलक तो मिलती है कि किस डायरेक्शन में जो एग्जामिनर है वो सोच सकता है। तो हमको ये क्वेश्चन करने, ऐसा नहीं है कि हमको इसी डायरेक्शन में चले जाना है, बट हमको इन क्वेश्चन को भी वैल्यू देनी है। एटलीस्ट जितने इन्होंने पूछे उस डायरेक्शन उतना तो हम काम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको फिगर दी गई है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो मुझको अब तक नजर आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड, आप लोग पढ़िए जब तक क्वेश्चंस को। देखिए ये अभी तक क्या चल रहा है, अभी जो पहला वाला केस था वो हमने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, ठीक है। अभी जो ये वाला जो केस है ना, वो आप या तो आउट ऑफ द बॉक्स कैटेगरी में रख लीजिए या फिर आप जनरल टू स्पेसिफिक की कैटेगरी में रख लीजिए। देखिए जनरल टू स्पेसिफिक की कैटेगरी का मतलब क्या होता है, इसको मैं दो इसमें बता देता हूं। देखिए दो तरीके से, या तो कोई फिगर हो, आपको कोई भी एक कॉर्ड दी हुई है जिसकी कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हो सकता है उस कॉर्ड को डायमीटर कंसीडर कर लें, ठीक है। क्या कर लें, डायमीटर कंसीडर कर लें। कोई एक ट्राइंगल है, कोई एक प्रॉपर्टी है बोली गई है, कोई एक कंडीशन बोली गई है कि भाई इस ट्राइंगल में ये चीज होती ही होती है, उन्होंने जनरल ट्राइंगल के लिए कोई बात बोली, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको अपनी तरफ से इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें राइटिंग मेरी थोड़ी सी क्लियर कर लूं, तो अपनी तरफ से आप क्या मान लेंगे, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे अपनी तरफ से, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेंगे। मान लीजिए किसी भी पॉलीगन के लिए कोई एक सिचुएशन बताइए कि किसी भी जनरल पॉलीगन के लिए ये कंडीशन वायलेट नहीं होती, ये कंडीशन फॉलो होगी ही होगी, तो वो हम पॉलीगन क्या मानेंगे, कोई भी रैंडम पॉलीगन ना मान के हम कोई रेगुलर पॉलीगन मान लेंगे, कोई रेगुलर पॉलीगन मान लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये वाली जो डायरेक्शन चल रही है जनरल टू स्पेसिफिक वाली, ये जो डायरेक्शन चल रही है ये किसमें चल रही है, ये डायरेक्शन चल रही है आपकी ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन के अंदर ये चल रही है, ठीक है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के अंदर। आपने किसी भी जनरल सिचुएशन को कन्वर्ट कर दिया आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर फिजिबिलिटी, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक करना है आपको किसी, मान लीजिए कि कोई एक वेरिएशन, कोई एक सीरीज चली आ रही है एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, पूछा बताइए nth टर्म क्या होगा, इसका जनरल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसमें, भाई n नंबर्स के लिए ना, यानी 10 20 50 60 किसी के लिए भी हो सकती है, तो मैंने बोल दिया कि लेट n इज इक्वल टू 3। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया लेट n इज इक्वल टू 3, यानी केवल n इज इक्वल टू 3 नंबर के लिए भी तो ये जो आपने सीरीज लिखी हुई है, ये जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके लिए भी होल्ड करेगा। तो यानी मैं n इज इक्वल टू जनरल क्यों मानूं, मैं n इज इक्वल टू 3 मान लूं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो नंबर्स को लेकर ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर पाता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 मान लिया मैंने। अब जब से ये कहां पर यूज होता है, ये चीज आपकी यूज हो जाती है अर्थमेटिक में, कहां पर, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक में भी यूज होती है ये आपकी सीरीज में, सीरीज के जो टॉपिक्स होते हैं आपके वहां यूज हो जाती है, ये आपकी अलजेब्रा में भी यूज हो जाती है, ये आपकी अलजेब्रा में भी यूज हो जाती है, ये तो एडवांस का पोर्शन है, तो आपकी यहां भी यूज हो जाती है ये चीज, ठीक है। ये जो आपका जनरल टू स्पेसिफिक है, जैसे n की वैल्यू पर्टिकुलर कोई वैल्यू डाल दी और उसको लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो हो गया जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसका एग्जांपल जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो इसी का एग्जांपल है, वो इसी कंडीशन के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए जरा क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक फिगर दी हुई है, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। इन्होंने जो हमको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल दिया हुआ है इन्होंने, उसके बाद बोला गया है इनका कि जो सर्कल है उसमें कोई कॉर्ड, एक और सर्कल ड्रॉ किया गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसके अंदर, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी उसके अलावा ज्यादा। इन्होंने बोला ए बी इज इक्वल टू 30, इन्होंने ए बी को बोला 30, तो ए बी हमको क्या दिया गया, डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि ए बी कहां पर है, ए बी है भाई हमारा यहां पे, ये रहा हमारा ए बी, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए बी। ए बी क्या है, चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, दोनों के लिए कॉर्ड के तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉर्ड के तरीके से एक्ट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, ये दोनों पॉइंट हो गए आपके सी एंड डी, ये ठीक है, ये ठीक है यहां तक, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एनएम, एनएम क्या है, एनएम के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, डायग्राम से पता चल रहा है कि भाई ये टेंजेंट है, ठीक है, डायग्राम से पता चला है टेंजेंट है। अब इसमें क्या है, टेंजेंट के बारे में क्या दिया हुआ है, एन एंड एम, एन एंड एम। अब आप ये नहीं कर सकते कि टेंजेंट उन्होंने बोला हुआ है ना, तो अब ये नहीं है कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी, अब भाई यहां पे ले आएंगे आप इसको एनएम को, तो ये टेंजेंट थोड़ी रहा, ये तो कॉर्ड हो गया ना, टेंजेंट थोड़ी रही तो कॉर्ड हो गया। लेकिन अब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो नीचे आपको कॉर्ड मतलब ये जो कॉर्ड दी हुई है, जो आपको ए बी और सी डी जो कॉर्ड की तरीके से एक्ट कर रही है, हाँ अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉर्ड बोलिए ना इन्होंने, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा और आगे ले आइए अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी है। जो भी कंडीशन इन्होंने दी हुई है वो सारी वैलिड नहीं होंगी। क्या बोला इन्होंने कॉर्ड का जिक्र किया हुआ है ना, तो हमने कहा कॉर्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसको डायमीटर बना लो, क्योंकि भाई जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, डायमीटर जो होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, सेंटर से पास कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेंटर से पास कर दिया, क्या हो गया, नाम कर देते हैं द्वार से ए और बी, ये हमारा ए और बी हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट सी और डी। हमने क्या करा, जो ये कॉर्ड थी ना, जनरल कॉर्ड जो थी, इसको हमने स्पेसिफिक कर दिया, डायमीटर बना दिया, स्पेसिफिक करके डायमीटर बना दिया। अब देखो इन्होंने जो जानकारी दी हुई है, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेटा, वो सारे डाल देते हैं। क्या डेटा दिया हुआ है इन्होंने,
इन्होंने दिया ए बी की वैल्यू 30 है भाई, ये इतनी पूरी वैल्यू कितनी है, ये इतनी पूरी वैल्यू 30 है, ये बात ठीक है। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी की इतनी वैल्यू, भाई पूरी की पूरी लेंथ 30 है यानी डायमीटर 30 है, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 15। ये बात ठीक है, रेडियस कितनी होगी, 15 होगी, यहां तक कोई इशू नहीं है। फिर क्या बोला हुआ है, CD 24 है। भाई ये जो आपकी CD है ना, ये CD 24 है। CD है क्या, CD है आपकी जो अंदर वाला जो सर्कल है ना, छोटा वाला जो सर्कल है उसकी डायमीटर, तो वो कितनी है, 24 है पूरी, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 12 मतलब मैं इसको भी 12 बोल सकता हूँ, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सारी रेडियस ही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब हमसे पूछा रहा है MN। तो यार ये कोई बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, हमेशा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये तो, कि हमसे इस तरीके की कॉर्ड की लेंथ पूछी जाती है और हमको रेडियस दे दी जाती है छोटे सर्कल की और बड़े सर्कल की। तो क्या ये वही क्वेश्चन बन गया, बड़े सर्कल की रेडियस माले में 15 है, छोटे सर्कल की रेडियस माले में 12 है। तो हम क्या करेंगे भाई इस क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है हमको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ना हमको, जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ MN। हाँ हमको इसमें जो है MN की लेंथ निकालनी है, MN की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये देखिए छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, क्या होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 15 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 15 होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 12 होगी। हमको चाहिए ये, भैया हर किसी को याद होता है कि जो हमारा इक्विलेट, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें 12, 15 और 9 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होती है। अगर नहीं भी याद है भाई तो क्या करो, 12 और 15 तो पता है ना, इसमें से क्या बाहर निकाल लो, 12 और 15 में से 3 बाहर निकाल दो, 12 और 15 में से 3 बाहर निकालोगे तो क्या बचा अंदर, 4 और 5। पता है हर किसी को कि जो तीसरी साइड होती है वो 3 होती है, 3 4 5 होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 3 होगी, तो 3 को बाहर अंडर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 होगी। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या आ गया, ट्रिपलेट। ये जो आपकी, इसको मान लेता हूं मैं E पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो EM क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा आपका 12, EM क्या हो जाएगा आपका, EM हो जाएगा 9, सॉरी 12 नहीं 9 हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, हमको पूरी की पूरी NM की लेंथ चाहिए, हमको पूरी की पूरी NM की लेंथ चाहिए, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ EM। तो कितनी होगी, 9 इंटू 2 दैट इज 18। ये बात समझ में आ गई आपको, आई होप ये बात जो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने जनरल चीज को स्पेसिफिक करके और इसको सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी कैटेगरी में देखते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक की कैटेगरी में। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको सर्च, ये रहा, ठीक है। देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जो मैं जिक्र कर रहा था, जिसका कि आपका अर्थमेटिक में यूज होता है, एवरेज में भी यूज हो रहा है ये, तो एवरेज में भी यूज होता है, सीरीज में भी यूज होता है। तो सीरीज का मतलब अपने आप ही जो तुम्हारी अर्थमेटिक सीरीज होती हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होते हैं, जो भी तुम्हारी सीरीज होती है उन सब में ये यूज होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए जब मैं इसको बोलूं तो, ठीक है। क्या आप लोग अगर आपको जो जल्दी समझ में आती है चीजें और टाइम वेस्ट नहीं करना तो 2x की स्पीड पर भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एवरेज ऑफ n नंबर्स से, मतलब कोई n नंबर्स है, मैंने मान लिया अपनी तरफ से n नंबर्स क्या है, x1 x2 x3 x4 चली जा रही है भाई सीरीज xn, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारे n नंबर्स की n नंबर्स हैं, ठीक है, टोटल। अब क्या बोला जा रहा है, इनका एवरेज इनका औसत, इनका जो एवरेज है वो कितना है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, इनका जो एवरेज है वो a बोल दिया इन्होंने, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, पहले टर्म में इन्होंने 2 जोड़ दिए, यानी अब क्या बोले नई सीरीज में x1 + 2, दूसरे टर्म में 4 जोड़ दिए x2 + 4, तीसरे टर्म में 8 जोड़ दिए x3 + 8। ये सारी चीजें करते जा रहे हैं, फिर पूछते हैं कि बताइए जो नया एवरेज है वो क्या होगा, जो सीरीज बनेगी उसका जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा। तो देखिए ये जनरल टर्म्स है, इसमें आप रियलाइजेशन नहीं कर पाते, क्या है, आप कनेक्ट नहीं कर पाते, रियलाइजेशन नहीं कर पाते, आप इमेजिनेशन नहीं कर पाते कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो उसी चीज को करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकली समझने के लिए क्या चल रहा है, हम लोग हमेशा स्पेसिफिक कर देते हैं चीजों को, हम जनरल चीजों को हमेशा स्पेसिफिक कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब आपको बोला गया कि एवरेज ऑफ n नंबर्स a है, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने नंबर मान लिया अपनी तरफ से, आसान से आसान नंबर मान सकते हैं, तो मैंने मान लिया 1 2 3, मैंने मान लिया अपनी तरफ से कितने नंबर, एवरेज ऑफ n नंबर्स, मैंने मान लिया कि n की वैल्यू मेरे लिए क्या है, 3 है, ठीक है। और एवरेज ऑफ n नंबर्स a दे रखा है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा भैया, तीनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 6/3 2, वैसे बीच वाली संख्या होती है और वैसे नहीं आता तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो,
कि तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू 2 होगी। अब क्या बोला जा रहा है, ये लिख दिया यहाँ पे। अब क्या बोला जा रहा है, इफ फर्स्ट नंबर किससे इंक्रीज किया, 2 से इंक्रीज किया, यानी यहाँ पे क्या किया आपने, 2 ऐड किए, फिर 2 वाले में 4 ऐड किए और 3 वाले में 8 ऐड किए। कितनी नई सीरीज क्या बन गई आपकी, 3 6 11। अब पूछा जा रहा है एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होता है भाई इसका, 9 20 3, 20/3, ठीक है, 20/3 क्या हो गया, एवरेज हो गया इसका। तो हमारा नया एवरेज कितना आ रहा है भाई, हमारा नया एवरेज आया 20/30। अब हमको क्या करा, पूछा कि बताओ कौन सा ऑप्शन है जो तुम्हारा सही होगा, तो इसका मतलब नया एवरेज हमारे हिसाब से 20/3 आना चाहिए। हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हमको क्या पता है, हमको n a और जो हमारा फाइनल एवरेज है उसकी वैल्यू पता है, हमको n और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 20/3 के बराबर करनी है कि 20/3 आना चाहिए। जिस ऑप्शन में आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सारी चीज मिटा देता हूं, केवल इन 3 चीजों को रखता हूं अपने पास, जिससे कि मैं इनको वेरीफाई करता रहूं। 20/3 है, ठीक है, क्या हो जाएगा एवरेज 20/3, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखिए पहला ऑप्शन पे पुट करते हैं वैल्यू। वैसे सबसे पहले ना सी ऑप्शन से स्टार्ट किया कीजिए, हमेशा हमेशा किससे स्टार्ट किया कीजिए, सी ऑप्शन से। मैं सी ऑप्शन को पुट करता हूं पहले, देखिए a प्लस, जस्ट अ सेकेंड, देखिए क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 2 की पावर n-1 अपॉन n। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू अपनी तरफ से बताओ क्या होगी, a की वैल्यू होगी 2 प्लस, फिर आपने 2 की वैल्यू करी और 2 की पावर n, n कितना है 3, तो मतलब कितना हो गया 8 - 1 7, ठीक है। 8 - 8 कितना हो गया, 8 - 1, 8 - 1 कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 3 आएगा, तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने यहाँ पे 3 डाल दी वैल्यू, ठीक है, 3 डाल दी वैल्यू, कितना आ गया आपका, ये देखिए अलग है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है इतनी और ये अलग है, तो 2 + 14/3, यानी आपका अल्टीमेटली हो गया 20/3, यही हमको चाहिए था, ठीक है। ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने सी ऑप्शन पिक किया और सी ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वरना क्या हो सकता है, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, बट सी और डी ज्यादातर चांसेस रहते हैं, सी या बी, सी को चेक कीजिए फिर बी को चेक कीजिए, ठीक है। और किस्मत खराब हुई तो हो सकता है ए ही ऑप्शन आ जाए, मतलब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर हो, बट चांसेस ज्यादातर यही रहते हैं कि सी ऑप्शन होता है या बी ऑप्शन होता है, इनमें से निकल आता है, ठीक है ना। तो हमेशा इन्हीं ऑप्शन को सबसे पहले ट्राई कीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करते हैं जब, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा जनरल टू स्पेसिफिक वाले केस हो गए, जनरल टू स्पेसिफिक वाले केस हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब तो देखो एक बात समझ लो, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है डिजिटल सम का, डिजिटल सम का टॉपिक है। देखो डिजिटल सम डिविजिबिलिटी एक ही बात होती है, लेकिन जब हम डिविजिबिलिटी स्पेसिफिक कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ 9, यानी 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जब बात की जाती है तो उसका नाम डिजिटल सम रख दिया जाता है, ठीक है ये बात। अच्छा अब मैं एक बात बताता हूं तुमको, जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिजिटल सम का मतलब ये होता है कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 डिजिट हो उसमें, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, 100 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट हो उसके अंदर, हमेशा उनको इतनी बार जोड़ो कि सिंगल डिजिट आ जाए, सिंगल। मैं देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, मैंने कुछ डिजिट ली, मान लीजिए आपकी डिजिट है 23, आपकी डिजिट है 35, आपकी डिजिट है 239, ठीक है। आपकी डिजिट क्या होगी, आपकी डिजिट होगी 253782, ठीक है, ये डिजिट होगी आपकी। आपकी कितनी भी डिजिट है लेते रहिए, इनको क्या हमेशा सिंगल डिजिट में आ जाने चाहिए, इनका सम हमेशा सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए। कैसा है, 2 + 3 क्या होता है 5, यानी डीएस क्या हो गया 23 का, डीएस हो गया 23 का 5, यानी जब इसको 9 से डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आएगा। डिजिटल सम का क्या मतलब होता है, जो डीएस होता है हमेशा उसका मतलब होता है कि उसका डीएस, उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, तो ठीक है। यानी खुद ही करके देख लीजिए भाई, 9 2 18 होता है, 18 में 5 जोड़ोगे 23 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 5 हो गया। 35 क्या है, 35 क्या है, 3 + 5 को ऐड कर दो, 3 + 5 को ऐड कर दोगे तो 8 आ जाएगा तुम्हारा डिजिटल सम। और बताओ 9 3 27, 27 में 8 जोड़ते थे तो 35 आ जाता है, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो 2 9 2 3 और 9, ठीक है, तो 9 तो अपने आप में 0 होता है भाई, 9 को जब 9 से काटोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यानी 9 को तो अपने आप से हटा दो, बचा 5 तुम्हारे पास। यानी जब 239 239 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, जब आप डिवाइड करोगे इसको 9 से, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 5। नहीं है तो करके देख लो, ठीक है। 7 3 9, 9 2 18 और 59 बचा, 59 बचा तो तुम्हारा 54, 6 9 54 और 5 बच गया, ठीक है कि नहीं, ये तुम्हारा काम बन गया। इसी तरीके से क्या होगा, इसको देखो, कोशिश करो 9 बनाने की, और जो 9 ना बन पाए उन सबको जोड़ के जो फाइनल वैल्यू आती है उनको लगा दो। कैसे 9 बनाने की कोशिश करनी है, देखो 5 2 और 4, 5 में 4 जोड़ा 9 बन गया, तो 0 हो गया वो अल्टीमेटली, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है।
7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 प्लस 8 क्या होता है 18, यानी ये कितना हो गया 0। इसका अल्टीमेटली रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया भाई। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो ये होता है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट ठीक है। अब देखो डिजिटल सम वैसे थोड़ा सिंपल है, लेकिन डिजिटल सम के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि डिजिटल सम, मैं भी ये भी बताऊंगा डिजिटल सम में कि भाई फ्रैक्शन में जब वैल्यू होती है, जब आप डिनोमिनेटर में किसी चीज की बात कर रहे थे, तो क्या डिजिटल सम लगाया जा सकता है, कहां नहीं लगाया जा सकता, वो सब चीजें देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं डिजिटल सम कहां नहीं लग सकता। देखिए अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये चीज मेंशन कर दी उन्होंने कि भाई ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट किया गया इसके आंसर को, बोला जाता है ना कि क्लोज बाई 1 है इसका आंसर, या फिर जो इसकी लास्ट की केवल एक डिजिट बताओ, तो वहां पे आपका डिजिटल सम वगैरह बिल्कुल फेल हो जाता है। वहां पे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया जा सकता है, बट जो डीएस मेथड है ये नहीं यूज किया जा सकता। डीएस मेथड हमेशा एग्जैक्ट जब वैल्यूज होती है उन्हीं में यूज किया जा सकता है। समझ में आ रही है ये बात आपको? तो डीएस के साथ ये एक लिमिटेशन है। उसके अलावा क्या है ऑप्शंस, अगर आपके सबसे पहले डीएस को लगाने से पहले आप एक चीज चेक कर लीजिए, एक बार तो क्वेश्चन को सरसरी नजर से देख लीजिए। अब भाई पता चला कि क्वेश्चन ज्योमेट्री का एंगल पूछा जा रहा है और आप उसमें डीएस लगाने की सोच रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो हल्की सी नजर से देख ले कि हाँ भैया क्वेश्चन जो है एसआईसीआई का है, या फिर क्वेश्चन एवरेज का है, या फिर क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप का है, या फिर क्वेश्चन आपका जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है, तो डीएस वगैरह लगाया जा सकता है। जब आपने ये देख लिया कि हाँ डीएस की संभावना बनती है, उसके बाद तुरंत डीएस लगाने मत बैठ जाना उस क्वेश्चन में। सबसे पहले चेक करना है ऑप्शंस को। भाई ऑप्शन उठा के चेक करें कि ऑप्शन में क्या पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं है कि दो ऑप्शन की डिजिटल सम सेम आ रहा है। भाई अगर दो ऑप्शन का मान लीजिए आपके ए बी सी और डी, ठीक है, ये सारे ऑप्शन है आपके, मान लीजिए एक ए में भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और सी में भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो बताइए इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इन दोनों को कैसे डिफरेंस करेंगे? उसको डिफरेंस करने के लिए आप फिर से डिविजिबिलिटी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके देख ली सबकी, यहां पे यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, यहां पे यूनिट डिजिट 4 है उस नंबर का, और आपको पता है कि श्योरिटी है कि आंसर में जो यूनिट डिजिट आने वाला है 4 आने वाला है, तो फिर तो आप इसको टिक करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज का जजमेंट करना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक उनके लिए नहीं है जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, ये उनके लिए है जिनको कॉन्सेप्ट से आगे का कुछ सोचना है। जिनको कॉन्सेप्ट तो आते हैं बट उनसे आगे उनको जाना है, तो वो लोग इस चीज पे ध्यान दें। कैसे? भाई जब आपको ये पता है आपको क्या चीज की एनालिसिस करनी है, वो देखिए सुनिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो दो है, मतलब मैंने कैसे जज कर लिया, मैंने डिजिटल सम से जज कर लिया कि मेरा डिजिटल सम 2 ही आना चाहिए, और वो केवल वो 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो बाकी 2 आपने एलिमिनेट कर दी। अब यहां से आपको ये जज करना है, क्वेश्चन को देखते ही ये जज कर लेना है कि कि मैं डिजिटल सम लगाऊं प्लस यूनिट डिजिट मेथड लगाऊं। मैं क्या करूं, मैं डिजिटल सम लगाऊं प्लस यूनिट डिजिट मेथड लगाऊं। ये वाला जो टाइम है, ये जो प्रोसेस है, ये ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, या फिर जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? इकोनॉमिकल का मतलब जो कम टाइम में हो जाएगा। क्या पता कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ट्रिक्स के चक्कर में लगे रहते हैं, इन ऑप्शनल वाले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में लगे रहते हैं, और आपका जो कॉन्सेप्चुअल तरीका होता है वो ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इन मेथड में आपको 2 से 3 कॉम्बिनेशन लगाने पड़ जाते हैं। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, डिजिटल सम और 7 की डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम और 13 की डिविजिबिलिटी, इस तरह के कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं आप, तो फिर आपको जो है टाइम ज्यादा लग जाएगा इस चीज में, ठीक है। तो इस चीज का आपको अंदाजा होना बहुत जरूरी है। चलो ये तो ऐसी बात हो गई। अब मैं देखता हूं डिजिटल सम में, जैसे अगर आप डीएस की बात करते हैं, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं, डीएस को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है डिस्कशन में। अगर आप चाहेंगे तो इसको एक स्पेसिफिक वीडियो में पूरी की पूरी वैल्यू डिस्कशन कर लेंगे इसका, ठीक है। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो देख लेता हूं मैं कि फ्रैक्शंस का वो कैसे किया जाता है इनको, कि अगर आपको जो है डीएस निकालना हो फ्रैक्शनल वैल्यूज में भी। देखो भाई कैसे निकाला जाता है, जैसे आपका 1/2 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको 0.5 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो गया डीएस। पॉइंट वगैरह की कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट वगैरह की कोई मतलब नहीं होता डिजिटल सम के केस में, तो 0.5 मतलब 5 होगी डिजिटल सम, ठीक है। 1/4 है, ठीक है, 1/4 है तो इसका क्या हो गया 0.25 हो गया, ठीक है, 0.25 हो गया। 0.25 का मतलब क्या होगा, डिजिटल सम 7 हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। 1/5 है तो 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2, यानी डिजिटल सम क्या हो गया 0.2 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे तरीके से करते जाओ। 1/7 आ गया, मान लो तुम्हारा 1/7 आ गया तुम्हारा, तो 1/7 का क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 0.428, ठीक है। आप ये बोलेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, बट यार ये फ्रैक्शनल वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली फ्रैक्शनल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शनल वैल्यू चलती रहती है आगे आगे। और मैंने क्या बोला था कि डिजिटल सम हमेशा एग्जैक्ट चीजों में लगता है, तो यार इस चीज में तो डिजिटल सम नहीं लग पाएगा, ठीक है, 1/7 की उसमें।
तो कैसे लग सकता है? तो आपको पता है क्या है, इसको फ्रैक्शन में नहीं चेंज करना। हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई चीज फ्रैक्शन में दी हुई हो, जब भी आपको 1/3, 1/10, 1/15, 1/100 इस तरीके से वैल्यू दी हो, तो हमेशा आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कि आपका डिनोमिनेटर, आपका जो डिनोमिनेटर है, आपका जो डिनोमिनेटर है, इसकी जो डीएस है, इसका जो डिजिटल सम है वो 1 हो जाए। देखो उसकी कोशिश कैसे करोगे? देखो ये तो सीधा सीधा पता है कि भाई मुझे 0.5 हो जाता है, तो यहां पे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यहां पे भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहां पे भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सीधी सीधी वैल्यू पता है। लेकिन आपका सही तरीका क्या है, जैसे 2 है, 2 को अगर आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5/10 आ जाएगा। 5 यहां तो दिख रही है नीचे, ठीक है मैं को नीचे कर देता हूं। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, इस चीज को मैं यहां लिखता हूं, क्या आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा। और 5/10 में अब डिजिटल सम लगाओ भाई, नीचे डिजिटल सम क्या है 1 है, ऊपर डिजिटल सम क्या है 5 है, तो कितना आ गया तुम्हारा, अल्टीमेटली 5 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में डीएस को हमेशा 1 लेके आना है। कोशिश क्या करनी है, डिनोमिनेटर में डीएस को हमेशा 1 लेके आना है। इसी तरीके से 1/4 है, देखो 1/4 है। अब डिनोमिनेटर में 1 लेके कैसे आओगे, डिनोमिनेटर में 1 लेके आने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, कैसे 7/28 हो गया, 7/28 हो गया, और 2 और 8 को जोड़ दो तो 10 हो गया तुम्हारे पास। 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, 1 होता है, तो 7 इज इक्वल टू अल्टीमेटली 7 हो गया तुम्हारा डीएस। उसी तरीके से 1/5 है, 1/5 है, इसको तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा 1 बन जाए भाई, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा, या फिर तुम यहाँ पे 20 से क्या केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2/10, यानी नीचे हो गया 1 और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2, तो ये तुम्हारा डीएस हो गया। ठीक है सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी, ठीक है सर, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप मुझको एक बार बताइए, आपने भेदभाव क्यों किया, आपने ये डिफरेंशिएशन क्यों किया कि आपने 1/2, 1/4 लिया, 1/3 छोड़ दिया, 1/5 लिया, 1/7 लिया, और फिर आपने जो है 1/6 छोड़ दिया, ये भेदभाव क्यों? तो ठीक है अभी कर लेते हैं इसको भी। अभी देखो, देखिए, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकंड। बात कर रहे हो आप 1/3 की, अभी कर देते हैं इसको। 1/3 को बताओ क्या करेंगे, 1/3 को नीचे कैसे ला सकते हो तुम, एक ला सकते हो 1/3 के नीचे डिनोमिनेटर में, 2 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करा 9 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया भैया, इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया, 1/3 आ गया नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे क्या आ गया तुम्हारे पास, 2/6 आ गया। एक आ रहा है नीचे, ऐसा कोई नंबर आ रहा है जिसका डीएस 1 के बराबर अभी तक तो नहीं आया, इस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 3/9, ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 5, 3 × 4 4, तो 4/12। अभी तक कोई नंबर दिखा ऐसा भाई, नहीं दिख रहा। यहाँ पे 3 आ रहा है, डीएस 3 है, यहाँ पे 6 आ रहा है, डीएस 6 है, यहाँ पे 9 आ रहा है, डीएस 9 है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी डीएस 3 है, मतलब 12 आ रहा है, डीएस 3 है, इसका नहीं मिल रहा है यहाँ पे कोई। तो हमने कहा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप क्यों पीछे पड़ गए हो कि नीचे डीएस 1 ही आना चाहिए। देखिए बात ये है कि 3 के साथ क्या दिक्कत आ रही है ना, देखिए 3 के साथ दिक्कत क्या आ रही है, ये तो भाई प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, हम जो चाह रहे थे, हम जो सोच रहे थे वैसा जो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। क्यों नहीं हो रहा इसमें, ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई आपकी कि जिसमें ये चीज नहीं चली। देखो मैंने एक बात बोली थी, जो आपका डिजिटल समय वो कब काम करता है, एग्जैक्ट जब चीजें आती हैं जब ही काम करता है। 1/3 है, 1/3 को सॉल्व करो क्या आएगा, 0.33, क्या आएगा 0.3, क्या आएगा 0.3 आगे 3 3 3 3 3, कोई डेफिनेट वैल्यू है इसकी, नहीं है, इसका मतलब यहाँ डीएस काम नहीं करेगा। ये देखो 1/6, 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू, वो डेसिमल में वैल्यू क्या होती है 16.6666, कोई फिक्स वैल्यू है इसकी, कोई फिक्स वैल्यू है भाई, 16 2/3 लिखते हो ना। फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में तो यही होता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये 2/3 को जब सॉल्व करते हो तो 0.6666 चलता रहता है ना भाई। आपका क्या है, ये आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये भाई, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। 1/9 देखो, 1/9 क्या होता है, 11.1 लिख देते हो ना भाई, 11.1 लिख देते हो, 11 लिख देते हो, तो ये होता थोड़ी है 11.1 ये चलता ही रहता है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये भी है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर आगे लिख दो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला कि फिक्स होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। इसी की वजह से जहां पे अभी 1/3 या फिर डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, यानी कुछ भी 3 का अगर फैक्टर नीचे आ गया, और ध्यान से, और वो नंबर कट नहीं पा रहा है, मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ है 5/12 इंटू 4/9 4/7 इंटू 3/2,
ठीक है, ये नंबर है। अब आपने कहा कि सर यहाँ पे तो नीचे 12 आ गया तो यहाँ पे ds नहीं लग सकता। अरे भाई पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/4 सारा का सारा आपका डिनोमिनेटर में से क्या चला गया, डिनोमिनेटर में से आपका 3 कहीं भी नहीं है ना अब, तो यानी अब इसमें ds लग जाएगा। ठीक है, ds कैसे लग जाएगा, इसको 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका 5/14 आ गया। कितना आ गया, 5/14 आ गया। तो कितना आ गया, 5/5 यानी 1। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई आपको? क्योंकि आप जो है एक सेकंड, यहां पे जो है क्या आ जाएगा आपका, हाँ सही है, आपका जो है क्या कर लीजिए, अब आपका क्या आ जाएगा, आपका आ गया 5/14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 × 7, और 7 वाले केस में क्या किया जाता है भाई, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 20/28। ये तुम्हारा 2 है, तो 2 से 2 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 10/28। 28 क्या है भाई तुम्हारा, 28 है तुम्हारा, यहाँ लिख देता हूँ 10/28 है ना। 28 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 28 है तुम्हारा, इसका डिजिटल सम 1 हो जाता है, और ऊपर तो 1 है ही, तो 1/1 यानी 1 हो गया। या फिर तो ऐसे कर लो, या फिर सीधा ऐसे कर लो जैसे पहले बताया था, 5/14 आ रहा सीधा सीधा, 5/1 + 4 यानी 5 = 1। कैसे भी कर लो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, वैसे ये वाला मेथड ज्यादा जल्दी हो जाता है, जब तुमको पता चल ही गया कि नीचे ds जो है कोई दिक्कत नहीं है ds की, तो सीधा सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, हर जगह पे 100 बनाने के झंझटों मत रहो। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन तेज है और तुम समझ पा रहे हो कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, यार अगर तुमको सीधा सीधा बोला गया 1/8 है, और तुमको ये बात पता है कि तुम्हारी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1 to 5 होती है, तो सीधा 8 लिखो ना इसको, तो सीधा इसको 8 लिखो ना इसका डिजिटल सम। तुम ये थोड़ी करोगे 1/8 × 1 to 5 × 1 to 5, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऊपर आ गया 1 to 5, नीचे आ गया तुम्हारा 1000। अब तुम बोल रहे हो कि 1 + 2 + 5 हो गया 8, और नीचे तुम्हारा 1, तो आगे डिजिटल सम 8। ऐसे इतना टाइम नहीं लगाओगे। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन वास्ट है और तुम ये चीज समझ पाते हो कि 1/8 की वैल्यू जो है होती है 0.125 के बराबर होती है, तो इसको सीधा करो। ठीक है कि नहीं, सीधा मतलब अगर तुम्हारी कैलकुलेशन है, परसेंटेज टॉपिक वगैरह सब बेसिक वगैरह कर रखे हैं तुमने, तो सीधा बहुत ज्यादा 10 बनाने के चक्कर में नहीं है। 10 और इसका इंपॉर्टेंस कब है, डिनोमिनेटर का इंपॉर्टेंस कब है, जब केवल आपके बेस में 3 आ रहा हो, जब आपके बेस में 3 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, तब ये नहीं बन पाएगा डिजिटल सम आपका। तो वहां पे आपको ये चीज याद रखनी है। समझ में आ गई बात आपको? बाकी हर जगह पे ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप जो नीचे 10 बना रहे हो, इनिशियल लेवल पे ठीक है आप ऐसे कर सकते हो, बट जब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो बस नीचे 10 वगैरह मत बनाओ, बस ये देख लो नीचे 3 तो नहीं है, और 3 सिंप्लीफाई हो जा रहा है, कट जा रहा है, वेल एंड गुड। और नहीं कट पा रहा तो फिर कोई और मेथड लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ क्वेश्चन में, हो सकता है डीएस से ना बन पाए वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डीएस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, डीएस के क्या है, डीएस के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो पहले ना अच्छा सा कॉन्सेप्ट ही देख लो। तुम पहले ये देखो जो आपके क्या आते हैं, डीआई के क्वेश्चन आते हैं। 2017 मेंस का क्वेश्चन है डीआई। ठीक है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है डीआई का। देखो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि एक टेबल है, उसमें आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, कौन से शहर में कितने एम्प्लॉय हैं, साथ ही साथ ये भी बता दिया भाई साहब उन्होंने कि आपके डिपार्टमेंट में महिलाएं कितनी और पुरुष कितने हैं। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट में महिलाएं कितनी, पुरुष कितने, मेल्स कितने, फीमेल्स कितने, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, देखिए आपको दिख भी रही होगी कि जो आपका डिपार्टमेंट ए है उसमें जो नंबर कितने एम्प्लॉय हैं, टोटल एम्प्लॉय जो 80,000 एम्प्लॉयज है, उनके केवल 10% एम्प्लॉय हैं आपके डिपार्टमेंट ए में, जिनमें से अगर 10 एम्प्लॉय को उठाया जाए तो 7 तो आपके पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। ठीक है, और वो किन में, वो 2 शहरों में, जेड और वाई में। किस रेशियो में, 1:9, यानी 10 लोगों में से एक आदमी जो निकलेगा, आदमी मतलब जो इंडिविजुअल निकलेगा वो मिलेगा जेड से, और 9 जो मिलेंगे वो मिलेंगे वाई से। तो इस तरीके का इन्होंने डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये तो होगी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली बात है, लेकिन हमारे काम की चीज क्या है, क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड सी टुगेदर आर लिविंग इन सिटी जेड, यानी ए और सी के कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं जो कि आपके जेड सिटी में साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, पहले तो ये निकाल लो कि टोटल कितने लोग हैं, जो 80,000 के 80,000 के ए और सी की बात हो रही है। ठीक है, ए और सी दोनों डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो 80,000 में से कितने एम्प्लॉइज हैं ए के और सी के, तो भैया ए के डिपार्टमेंट के 10% एम्प्लॉइज हैं। ठीक है कि नहीं, और जो सी है आपका उसके कितने हैं, उसके हैं 12%। ठीक है, 12%, ये बात यहां पे ठीक है। लेकिन इस 10% के कितने हैं आपके जेड सिटी में, कितने हैं आपके जेड सिटी में, 1/10, यानी इसके 1/10 है आपके जेड सिटी में, और यहां पे प्लस जो सी डिपार्टमेंट है उसके 12% में से कितने लोग हैं, मतलब आपके उसमें से 6 लोगों में 6 लोगों में 5 जने हैं जेड सिटी से, तो यानी 5/6। ये अब आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने क्या करा, मैंने कहा भैया देखो कुल लोग तो इतने हैं,
ठीक है। लेकिन ए जो है आपका डिपार्टमेंट, उसमें से कितने हैं, इसके केवल 10% है, ठीक है, 10% है इसके बस। अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली थोड़ी सी दिक्कत हो रही है शुरुआत में, तो मैं इसको ना ऐसे करके ब्रेक कर देता हूं, इसको यहां पे रहने दो। देखो आप इसको ऐसे समझो और बेसिक तरीके से समझाता हूं। देखो जो ए डिपार्टमेंट, टोटल लोग कितने, टोटल 80,000 लोग हैं, टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने भाई पूरे के पूरे, उनमें जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 80,000 एम्प्लॉयज हैं। उन 80,000 में से केवल 10% किसमें है, एक डिपार्टमेंट में, ए डिपार्टमेंट में, ठीक है। और उस 10% के भी कितने, उस 10% के भी 1/10, उस 10% के भी 1/10, क्योंकि भाई जेड और वाई दो शहर की बात हो रही है। एक मिनट यहां लिखता हूं, Z और Y दो शहर की बात हो रही है, तो इसमें Z में कितने हैं, जस्ट सेकेंड, इसमें Z में कितने हैं 1:9। यानी अगर टोटल 10 लोग हैं तो उनमें से केवल एक ही आदमी है कहां, Z सिटी में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसका मतलब परसेंटेज कितनी होगी, 10% लाई कर रहा है केवल Z के अंदर। तो टोटल जो एम्प्लॉय 80,000 है उनमें उनके केवल 10% तो ए डिपार्टमेंट में, और उस ए डिपार्टमेंट में भी 10% ही है केवल जो Z सिटी में। तो ये पूरे कितने लोग आ गए, ये वो लोग आ गए जो Z सिटी में है ए डिपार्टमेंट से। सिमिलरली आप सी के लिए करेंगे, सी के लिए क्या करेंगे, जो आपका 80,000 है, जो 80,000 टोटल एम्प्लॉइज है उनमें से केवल कितने प्रतिशत है सी में, इनके केवल 12% सी में है। और उन 12% में से भी, उन 12% में से भी कितने लोग हैं आपके, तो अगर मैं सी की बात करता हूं तो आपके Z रेशियो वाई का जो रेशियो दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 5:1, 5:1। यानी कुल मिला के अगर 6 आदमी है, 6 आदमी का मतलब इंडिविजुअल, 5, अगर 6 इंडिविजुअल हैं तो उनमें से 5 इंडिविजुअल आपके Z सिटी में है। तो यानी हर 6 में से 5 जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल है, वो कहां पर है, वो आपके Z सिटी में। तो ये रेशियो निकल गया, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया भाई आपका, क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया आपका। तो इतना तो आप कर सकते हो कि 80,000 को तो बाहर ले लो, 80,000 को बाहर ले लो, फिर क्या करोगे 10/100। वैसे मैं इतना टाइम लगा रहा हूं इस चीज में क्योंकि बेसिक से बता रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। देखो 5/6, अब क्या करना है तुमको, तुमको पता है इसकी डिजिटल सम क्या है, 80,000 का डिजिटल सम क्या है 8। यहां पे क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 1 है, डिजिटल सम 1 हो जाएगा इसका। और ये यहाँ पे क्या है 5/6 है ना, तो 6 2 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। यानी कुल मिला के तुम्हारा डिजिटल सम क्या आ गया, 16 = 7। डीएस की वैल्यू क्या आ गई, डीएस की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लो एक बार बस। पहला ऑप्शन 9,000, डिजिटल सम 0, हटाओ। दूसरा ऑप्शन 92,000, 9200, यानी डिजिटल सम कितना हो जाएगा 2, हटाओ। 8,800, यानी यहां पे क्या होगा डीएस 16, 16 मतलब 7। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि आपका मैच कर जाए दोनों डीएस। 8 + 2 10, 10 का मतलब 1, तो यानी 8800 वाला जो हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात चलो, ये वाली ना क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें बताना चाह रहा हूं। अगर तुम लोगों को बेसिक वगैरह पता है तो तुम कैसे उड़ाओगे इस क्वेश्चन को, डीएस की हेल्प से कैसे उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। ये तो मैंने वो बता दिया जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर जैसे तुमको पता है, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड सी आर टुगेदर लिविंग इन जेड। तो जेड में कितने एम्प्लॉइज है सिटी के अंदर, तो देखो ए डिपार्टमेंट में 80,000 के, 80,000 तो तुम्हें कॉमन लेना है, इतनी समझ तो होगी तुमके कि भाई 80,000 तो टोटल है, तो वो तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब तुम्हारा ए सिटी की बात हो रही है और तुम्हारी सी सिटी की बात हो रही है, तो इसके 10% और इस 10% के भी कितना निकालना है तुमको, 1/10, ठीक है। प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 12%, क्योंकि 80,000 के केवल 12% है यहां पे, और उस 12% के भी कितने 5/6, ये तुमको निकालना है, ठीक है। ये 8 आ गया यहाँ पे डिजिटल सम, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, 6 2 10, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 16 = 7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा चेक हमारा, 9,000 में 9 हो गया, और 92 में 2 हो गए, 88 में 16 मतलब 7 हो गया, और 8 + 2 10 मतलब 1। तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपको बेसिक वगैरह पे सब कमांड है तो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए ये तो हो गया तुम्हारा डीआई में जो एप्लीकेशन है इसका, बट डीआई में एप्लीकेशन के बाद ना आप एक चीज और समझिए, इसका जो एप्लीकेशन है डीएस का वो बहुत जगह पर है, डिजिटल सम का जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह पर है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, एक बेसिक एप्लीकेशन और लेता हूं मैं इसका, देखिए आप बेसिक एप्लीकेशन मैं लेने की कोशिश करता हूं आपके एवरेज से, ठीक है। एवरेज के कॉन्सेप्ट से लेते हैं। अब देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71, ठीक है। देखो भाई अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में जल्दी में करूंगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा मैं, देखिए क्या होता है कई बार जो स्टूडेंट है उसको नहीं आता एवरेज का डेविएशन मेथड। अगर वो डेविएशन मेथड वगैरह से नहीं करता और नॉर्मल
मल्टीप्लीकेशन जो बेसिक मेथड होता है उससे करता है टोटल ऑब्जर्वेशन को बराबर करके, तो उस मेथड में जो टाइम लगता है। लेकिन उसी मेथड में अगर वो इसको अप्लाई करना चाहे तो कैसे जल्दी से कर सकता है वो देखिए। क्या है, पी क्यू आर का एवरेज बोला गया है कितना, 71 है। तो पी क्यू आर का एवरेज है, मैं निकालता हूं पी क्यू आर के सम का डीएस क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा, सीधा निकालता हूं। पी प्लस क्यू प्लस आर, 71 मतलब 8, 8 इंटू 3 मतलब 24, 24 मतलब 6। तो ये पी क्यू आर का डिजिटल सम आ गया, पी क्यू आर के सम का डिजिटल सम। अगला क्या बोला गया, द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू इज 66। पी और क्यू के एवरेज 66 बोला गया। इन दोनों का डीएस क्या हो जाएगा, 66 का मतलब 12 मतलब 3, 3 इंटू 2 मतलब 6, तो ये भी 6 हो गए तुम्हारे पास। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया क्यू और आर का सम बोला गया है 76.5, 76.5 ही है ना, हाँ 76.5 बोला गया। किसका बोला गया, क्यू प्लस आर का 76.5। अब 76.5 का मतलब क्या होता है, 13, 5, 9, 0, ये 0 होता है, ठीक है। क्यू और आर का डीएस क्या हो गया, 0 आ गया। मुझसे क्या पूछा जा रहा है भाई, मुझसे पूछा जा रही है वैल्यू किसकी, क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। यानी मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इससे घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाई इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो पी और आर तो एक एक बार ही आ रहे हैं, लेकिन क्यू 2 बार आ रहा है, तो यानी पी और आर तो हट जाएंगे, क्यू आ जाएगा एक बार। तो यानी 6 + 0 - 6, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे क्यू की वैल्यू दे देगा, ये मुझे क्यू की वैल्यू दे देगा। किसकी वैल्यू दे देगा भाई, क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 6 0। तो यानी जो भी नंबर 9 का मल्टीपल होगा, जिसका भी डिजिटल सम 0 आ रहा हो, वो मेरा आंसर हो जाएगा। 6 + 60 क्या होता है 6, तो मेरा आंसर नहीं होगा। 7 2 ये 9 0 आ रहा है, ये मेरा आंसर है। और 8 1 9 ये भी 0 आ रहा है भाई, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। 7 5 तो 12 12 मतलब 3, तो यार ये दोनों मेरे मतलब बी और सी में तो मैं फंस गया। 72 भी मेरा आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, 72 भी मेरा आंसर हो सकता है, और मेरा 81 भी आंसर हो सकता है। यहां पर तो मैं फंस गया, यहां पर तो मैं फंस गया। जो इतनी हवाबाजी कर रहा था वो सारी हवाबाजी निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में तुमको कैसे करना पड़ेगा। अब जैसे ही तुमको ये समझ में आ गया ना कि मैं यहां फंस गया, जब तुमको समझ में आ गया कि यहां फंस गया, तो फिर दोबारा से आ जाओ जल्दी जल्दी से। क्या करोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू डिजिट, यूनिट डिजिट पकड़ ली मैंने। 71 इंटू 3 करेंगे, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करा मैंने, फिर मैंने करा आपका पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू है तो 66 इंटू 2 करूंगा तो 2 आ जाएगी यूनिट डिजिट 2 आ गई। क्यू प्लस आर करूंगा मैं तो तीसरा नंबर मतलब 76.5 इसको करूंगा तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी मेरी फिर से, ठीक है। और मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए क्यू की वैल्यू, तो इन दोनों को जोड़ूंगा और इसे घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 - 3। तो यानी क्यू की वैल्यू की यूनिट डिजिट क्या आ गई, क्यू की वैल्यू की यूनिट डिजिट आ गई 5 - 3 = 2। क्या आ गया, यहां पर थोड़ा साफ लिख दूं, यहां पे आ जाएगा 5 - 3 × 2, यानी यूनिट डिजिट मेरे को 2 चाहिए। क्या है इन दोनों में से यूनिट डिजिट 2 किसी की, इसकी, ये हमारा हट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गई। तो यूनिट डिजिट का जो एप्लीकेशन है, जो यूनिट डिजिट मैंने कहीं लिखी हुई है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं लिखी हुई, तो यूनिट डिजिट का जो एप्लीकेशन है वो आपको समझना है, ठीक है। यहां पर मेंशन कर लो यूनिट डिजिट का भी, क्योंकि यूनिट डिजिट में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं जो अलग से बताया जाए, स्पेसिफाई किया जाए, ठीक है। तो आपका कीजिए यूनिट डिजिट को यहां से कर लीजिए। तो यूनिट डिजिट का हमारा हो गया, डिजिटल सम देख लिया, यूनिट डिजिट देख लिया, जनरल टू स्पेसिफिक देख लिया, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देख ली। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और हैं जो आपका डीएस से ही रिलेटेड है, कैसे मैं एवरेज के क्वेश्चन में और डीएस को यूज कर सकता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए जरा, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। जहां पर भी बड़े बड़े नंबर आए ना, कोई बुराई नहीं है वहां पर डीएस लगाने में। जहां पर भी बड़े बड़े नंबर, जहां पे आप 3 3 4 डिजिट के नंबर्स के साथ डील कर रहे होंगे, वहीं आप डीएस लगाने के बाद सिंगल डिजिट नंबर से डील कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली इसके फायदे तो हैं, लेकिन आप हर जगह पर नहीं लगा सकते। एग्जामिनर ने अगर इस चीज को पकड़ रखा है, वो नहीं चाहता कि आप ना लगाएं डीएस, वो चाहता है कि आप डीएस ना लगाएं, तो फिर आप डीएस नहीं लगा पाएंगे, ये भी एक सत्य है, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है, ऋतु 5 साड़ी, ऋतु क्या है 5 साड़ी खरीदती है, कितने रुपए की, एवरेज क्या है कॉस्ट 2250 की, तो यानी 5 साड़ी की टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2250, ठीक है। और जो 3 साड़ी और खरीदते हैं उनकी एवरेज कॉस्ट क्या है 2750, 2750, यानी 3 साड़ी की कॉस्ट क्या होगी 2750 अपॉन 3, वो इंटू 3, ठीक है। ये टोटल जो टोटल साड़ियां खरीदी उसने, वो ये टोटल कॉस्ट होगी। क्या बोल रहा है, एक साड़ी का एवरेज क्या होगा, एक साड़ी का एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे। हमसे क्वेश्चन में एवरेज ही पूछा गया है क्या, एवरेज ही पूछा गया है। तो देखो इन दोनों का क्या हो गया, ये तो 0 हो गया भाई, 4 + 5 9 हो गया। अब 0 से जो भी टकराएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक बात है भाई। 9 का मल्टीपल अगर 9 का कोई मल्टीपल है, उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 9 का मल्टीपल फिर भी रहेगा ही रहेगा ना, डिविजिबिलिटी तो रहेगी 9 की। तो क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। 7 और 2 को हटाया, 9 0 हो गया। 5 × 3 15 मतलब 6। तो यानी कुल मिला के क्या आ गया 6/8, 6/8 मतलब भाई सोचना नहीं है 0.75 होता है, ठीक है। 3 आ गया तुम्हारा आंसर। डिजिटल सम कितना आ गया, डिजिटल सम आ गया तुम्हारा 3। जब तुम्हारा डिजिटल सम 3 आ गया, ऑप्शन चेक करो भाई, तुमने किस किस को हटाया, तुमने 7 और 2 को 0 कर दिया पहले ऑप्शन में, 4 + 3 7 + 5 12, तो 12 क्या होता है 3 होता है भाई, पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 2 + 5 7,
नहीं होगा। 2+4 वो 4+5 0 और 2, एक और 2 आ गया, लेकिन हमें तो 3 था ना, ठीक है हमारा सेफ है अभी पहला वाला। अब 3 3 6 हो गया, 6+2 8, 8+2 10, 10+5 15, तो 15 का मतलब 6, तो हमारा थर्ड ऑप्शन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाए, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 3। हमारा डिजिटल सम क्या होना चाहिए था, डीएस होना चाहिए था हमारा 3, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, ठीक है। हालांकि मेरे को क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन वही पिक कर रहा हूं जो इस सबसे रिलेटेड है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं चेक कर रहा। मुझे सबसे पहले क्वेश्चन चेक करने के बाद तुरंत ऑप्शन चेक करने, मैं बता चुका हूं क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए आपकी समझने की। आपको सबसे पहले क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन को जैसे आप लगेगा कि हाँ ये बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील कर रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर डीएस का स्कोप बन सकता है। उसके बाद तुरंत आपको क्या चेक करना है, तुरंत चेक करना है आपको ऑप्शंस, क्या ऑप्शन मुझको इतना रूम दे रहे हैं, क्या इतनी स्पेस दे रहे हैं कि मैं हाँ यहाँ पर यूज कर सकता हूँ डीएस। यहां पर भी आपने चेक कर लिया एक बार सरसरी नजर से कि हाँ यहाँ पर डीएस सबका डिफरेंट है, तो फिर आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं आगे, वरना तो भाई आपको कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा अगर कहीं पर 2 से ज्यादा नंबर्स का डीएस सेम हो गया, ठीक है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो एक और बार डीएस का एप्लीकेशन देख लेते हैं। जहां पर आपके पास बल्कि नंबर्स होते हैं वहां पर आप सिंगल डिजिट के साथ डील कर सकते हैं, तो इसका फायदा है, ठीक है। ये तो हो गया आपके, एक और क्वेश्चन है आई थिंक इसका। अब देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ये भी आपके मेंस का, ये आपके सीजीएल 18 का क्वेश्चन है शायद, ये भी आपके मेंस का ही क्वेश्चन है, मेंस 2018 का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, वैसे तो इस क्वेश्चन के बहुत तरीके हैं, अगर कोई मुझसे पूछता है इस क्वेश्चन को लेके तो मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से बताऊंगा, तो ट्री वगैरह से ही बताऊंगा, क्योंकि वो इसका बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर कोई मुझसे, अगर मैं पेपर में बैठा हूं और मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, रीड आउट कर देता हूं पहले। अ सम ऑफ 18,000, 18,000 रुपए का मूलधन है, जो मतलब सम है, मूलधन है जो 18,000 रुपए है, उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि तीसरे और चौथी साल, भाई 3 साल और 4 साल नहीं बोला जा रहा, स्पेसिफिक है, तीसरी और चौथी साल के बीच में जो डिफरेंस होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो बताइए कितना होगा। अब मुझको एक बार बताओ, ये बात तुमको सबको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें, इफेक्टिव वो निकाल सकता हूं, इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूं तीसरी साल का और चौथी साल का, ठीक है। कितना कितना इफेक्टिव 3 साल में, 3 साल का कितना होगा जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो चौथी साल का है वो कितना होगा, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस निकाल के 18,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब तुम तरीका कोई भी लगाओ, तुम मेरी इस बात से कन्विंस हो कि नहीं कि इसमें 18,000 का मल्टीप्लीकेशन तो होना ही होना है, क्योंकि भाई किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफरेंस हो चाहे आपका एब्सोल्यूट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको हमेशा प्रिंसिपल से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएंगी, ठीक है। वरना तो सारी चीज परसेंटेज में चलेंगी, और हमको सारी की सारी स्पेसिफिक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है, तो पी से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। जब मेरे भाई ये बताओ, पी से जब मल्टीप्लाई होगा, पी में तुमको 18 दिख रहा है, यानी तुमको डीएस 0 दिखाई दे रहा है, तो क्या ऑप्शन में सबका डीएस 0 नहीं होना चाहिए, जो आंसर है तुम्हारा उसका डीएस 0 होना चाहिए ना, जिसका आंसर है तुम्हारा जो इस क्वेश्चन का। तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शंस, भाई इसका आंसर डीएस जो तुम्हारा 0 होना चाहिए। पहला ऑप्शन पिक करो, 2+1 3, 3+5 8, 8+4 12 मतलब 3, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, 3 आ गया इसका डीएस। दूसरा ऑप्शन पिक करते हैं, 2+2 4, 4+1 5, 5+8 13 मतलब 4, ये भी रिजेक्ट हो गया। चौथा ऑप्शन 2+2 4, 4+6 10 मतलब 1 हो गया डीएस, ये भी रिजेक्ट हो गया। 2+1 3, 3+7 10, 10+8 18 यानी 0, ये डिजिटल सम हमारा 0 हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आपको देखो, जैसे नदी बहती है ना, जैसे पानी होता है ना, पानी के लिए कोई रास्ता कुछ नहीं है, उसको जहां रास्ता मिलेगा वहीं से निकल जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है बस। आपका भी वही होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं, कि आपको बंधना नहीं है कि मेरे को कन्वेंशनल मेथड ही अप्रोच वो करनी है, या फिर मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन ही चूज करना है। आपको ब्लेंड ऑफ बोथ चाहिए, आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए, तभी आपकी जो वो है ना अप्रोच जो होती है वो बेहतर डेवलप हो पाएगी। कि क्वेश्चन को देखते ही आपको जज करना है कि यार किस तरीके से जल्दी निकला जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर से, और ये कब आएगी। ऐसा नहीं है कि कई बार लोगों को लगता है कि यार ऑप्शन जो प्रेशर होता है पेपर में, वहां पे आप जो है इन मेथड को नहीं लगा पाते। अगर आपके पास प्रैक्टिस की हुई है इन क्वेश्चन की, आपने जो प्रैक्टिस में किया है वही उस प्रेशर में भी आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपके प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आप इन चीजों को भी हैंडल कर रहे हैं, इन तरीकों से भी सीख रहे हैं चीजों को, तो डेफिनेटली आप इसको पेपर में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया आपका डीएस का कॉन्सेप्ट। और भी एक कॉन्सेप्ट और है डीएस का, डिजिटल सम से और इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है। एक सेकंड, मतलब एक क्वेश्चन और मैंने पिक किया हुआ है, जस्ट अ सेकंड। देखा आपके स्क्रीन पर तो आ गया होगा, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट मी जस्ट, हाँ ओके। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, बिल्कुल वही एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्न है। मैं आपको इन सब से यही बताना चाह रहा हूं कि जहां पर बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं वहां पर आप छोटे नंबर्स में डील कर रहे हो। जैसे यहां पे क्या दिया हुआ है, द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 300 स्टूडेंट्स 60, 300 लोगों द्वारा जो मीन मार्क्स स्कोर किए गए वो 60 नंबर है। बाकी जो टॉप 100 स्टूडेंट है उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो 80 है, और लास्ट के जो 100 है उनके मार्क्स जो स्कोर किए गए वो कितने हैं,
उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो हैं आपके 50। तो बताइए बाकी के जो 100 रिमेनिंग है उनके मार्क्स क्या होंगे। तो यानी टोटल 300 का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 300 का एवरेज आपको 60 दिया गया है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, ये टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जो उनमें से शुरुआत के 100 है उनका जो एवरेज है वो 80 है, और बाकी के आखिरी के जो 100 है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 50। जस्ट सेकंड, उनका एवरेज 50 है, ठीक है। अब मुझको बताइए कि जो बाकी के बचे हुए 100 बच्चे हैं, बाकी के जो बचे हुए 100 हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो उनका एवरेज मैंने अपनी तरफ से x मान लिया, ये बात ठीक है। मुझको ये चीजें लिखना भी बहुत खल रहा है, ये चीजें लिखना भी बहुत खल रहा है, क्योंकि इतने भी लिखने की जरूरत नहीं है। मुझको ये बोला गया भैया 18 मतलब 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यानी कुल मिला के यहाँ पे 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है। यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यानी आपका जो ds है वो कितना होना चाहिए भाई, 9 का मतलब, भाई 0 का मतलब क्या है, आप 0 लिखो या 9 लिखो, आप क्या करो, रिमाइंडर को 0 लिखो या 9 लिखो, हमेशा एक ही बात होती है। तो यानी देखिए, अब मेरी बात सुनिए, अगर आपका ds नेगेटिव निकल के आ जाता है, क्या नेगेटिव निकल के आ जाता है, क्योंकि ds नेगेटिव हो सकता है, -2 निकल के आ गया नेगेटिव, लेकिन इसका आप कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ds ना तो ऑप्शन में कभी नेगेटिव मतलब दिया जाता किसी उसमें, या फिर आपको जो है हमेशा इसको पॉजिटिव में चेंज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, -2 + 7, मतलब -2 को +7 लिख सकते हो, -1 को +8 लिख सकते हो, -3 को +6 लिख सकते हो। ये क्या है, मतलब इन दोनों का सम आपस में 9 आना चाहिए, विद रेस्पेक्ट, विदाउट मतलब द इंटरवेंशन ऑफ साइन। साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 + 7 9 आ गया कि नहीं आ गया, -1 है ना भाई, माइनस को हटाओ, 1 + 8 क्या आ गया, 9 आ गया कि नहीं आ गया, -3 + 6 माइनस को हटाओ, 3 + 6 9 आ गया कि नहीं आ गया, बस। तो यानी -2 को खट से किसमें कैसे चेंज करोगे, 7 जोड़ दिया। -1 को कैसे चेंज करोगे, प्लस में 8 जोड़ दिया। -3 को कैसे ऐड करो, कन्वर्ट करोगे प्लस पॉजिटिव में, 6 जोड़ दिया, तो आपका काम बन गया, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये बात तो मैंने आपको ऐसे समझा दी, ये बात तो मैंने आपको ऐसे समझा दी, लेकिन मैं खुद एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन के अंदर, जिससे कि एकदम 100% क्लैरिटी मिल जाए आपको। क्या मिल जाए, 100% क्लैरिटी मिल जाए। देखो भाई, 9 और 0 है आपके सामने, 9 और 0 है। मैंने कहा भैया ये 9 वाली बात आप बाद में बताना, पहले तो हमको ये बताओ हमारे सामने 0 है, हम तो 0 से ही करेंगे। हमने कहा ठीक है 0 से करते हैं। -4 आ गया इधर, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया था, मैंने x को जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो x की वैल्यू कितने की, -4, यानी डिजिटल सम मेरा -4 आ गया। मैंने क्या बोला था तुमसे, मैंने बोला था जब भी पॉजिटिव वाले, जब भी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में चेंज करना हो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में चेंज करना हो, तो कैसे चेंज करते हैं, उसमें वो संख्या जोड़ दो जिससे वो 9 बन जाए। साइन वाइन मत देखो, साइन हटा दो, ये साइन छुपा दो। इसमें क्या जोड़ा जाए भाई, इस 4 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा और 9 आ जाएगा सम दोनों का, ठीक है कि नहीं। तो यानी -4 + 5 दोनों आपस में सेम ही आते हैं। तो यानी आपका ds क्या आ गया, ds आ गया 5। क्या मैं यही बात जब नहीं बोल रहा था, जब मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे 0 है, इसको 9 लिख सकते हो, तो हमने कहा 9 लिख दो। तो 9 -4 जब आ रहा था तो भी 5 ही तो आ रहा था x की वैल्यू, तो भी x की वैल्यू 5 ही आ रही थी। अब चाहे ऐसे बोलो इस बात को, चाहे ऐसे बोलो इस बात को, बात तो एक ही है आपकी, ठीक है कि नहीं। एक बार क्विकली बता देता हूं भाई कैसे होता है। -1 लिखो या 8 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का सम आपका 9 आना चाहिए। -2 लिखो या 6 लिखो, बात एक ही है, इन दोनों का सम आपका -6 नहीं, -2 नहीं, वो 7 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका, 9 है सम आपका। -3 लिखो या फिर आप क्या लिखो, 6 लिखो, बात एक ही है। -4 लिखो या फिर आप जो है 5 लिखो, बात एक ही है। -5 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है, या फिर आप -6 और 3 लिखो, बात एक ही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात आपकी। तो इस तरीके से चलना है, समझ में आ गया। तो ये तो हो गया आपका डीएस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है। देखो ये जो आज जो मैं अभी जो ये सेशन ले रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कन्वर्ट कर रहा हूं, बहुत लंबा सेशन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर स्पेसिफिकली बात की जाए, डिटेल तरीके से बात की जाए, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। उसी के बेसिस पर हम लोग इसको डिटेल में वो करेंगे, कवर करेंगे। और क्या तरीके बचे हुए हैं, और भी कुछ है जो हाँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड, यार अप्रोक्सीमेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे, अप्रोक्सीमेशन मेथड में मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको कि एक्चुअली में अप्रोक्सीमेशन मेथड की यूज कहां पे पड़ता है। और टीसीएस जब से आई है, जब से इस वाले मेथड की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने यार ये मेथड बहुत पूछा है अर्थमेटिक में, और खास करके जो आपके परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जहां पे आता है एक्सपेंडिचर और वो वाली जो बात आती है कि इतना अमाउंट कंजम्पशन का बढ़ गया तो बताइए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा देना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इस तरीके के जो क्वेश्चन परसेंटेज के बनते हैं, तो वो मैं डिस्कस करता हूं इसमें। देखो आपको क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा आपके सामने, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है। फ्लैश और देखिए क्वेश्चन आ गया। देखिए अब क्या बोला जा रहा है इसमें, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 17%
तो प्राइस ऑफ शुगर मतलब इंक्रीज होगी कितनी होगी भैया, प्राइस ऑफ शुगर अगर 100 थी पहले तो इंक्रीज होगी 17%, यानी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 117 आ गई। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तुम्हारा 8%, यानी एक्सपेंडिचर अगर पहले 100 था तो कितना हो गया, 108 हो गया। ये बात ठीक है आपकी। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज द कंजम्पशन, कितना कम कर देना चाहिए कंजम्पशन। इसका मतलब कंजम्पशन पहले ज्यादा था इसीलिए बोल रहा है कम कर देना चाहिए। भाई कोई चीज कम कब करी जाती है, कोई चीज कम जब की जाती है जब वो पहले ज्यादा हो, ठीक है ना, या फिर कम करने के बाद जब दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगी तो ज्यादा वाली जो वैल्यू होगी वो इनिशियल होगी, ज्यादा वाली वैल्यू इनिशियल होगी और कम वाली वैल्यू फाइनल वाली वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि भैया जो कमी तो करी गई है ना तभी तो फाइनल बनी है। ठीक है कि नहीं, कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, 9 का अंतर आ रहा है। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी 117 है, इनिशियल क्वांटिटी क्या है 117 है, तो इनिशियल से डिवाइड कर दिया, हमको परसेंटेज निकालनी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे हमारा आ गया 9/27, यानी हमारा आ गया 100/13, 100/13 आ गया। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा हमारा 7/7 91 और 90 आ गया तुम्हारा 2.6 समथिंग, तो 7.68 कुछ ऐसा आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 7.7। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7.7 समथिंग। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको अप्रोक्सीमेशन मेथड की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस वाले मेथड में हमको अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। देखो एक और क्वेश्चन में लेता हूं अभी, जस्ट अ सेकेंड। देखो मैं ना एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, चलो एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको बोला जा रहा है 80/79 को डिवाइड कीजिए, नहीं 80/79 को नहीं, आप डिवाइड कीजिए 500/79 को, इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, डिवाइड करने बैठ जाएंगे कि भाई 79 की टेबल और ऐसे करके डिवाइड करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, ये सब मत कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं भाई मुझको एक बात बता दो, मैं आपके दिल की बात बोल देता हूं, बिल्कुल आपके, मैं बिल्कुल दिल की बात बोल देता हूं। क्या है आपके दिल की बात, कि भाई यहाँ पे जो 79 है ना, इसकी जगह अगर 80 हो जाए, क्या हो जाए इसकी जगह, इसकी जगह अगर 100 हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, 100 नहीं सॉरी 80 हो जाए, यानी तुम चाहते हो इसमें एक बढ़ जाए, तो हमने कहा चलो ठीक है इसको 80 लिख लो, फिर तुम्हारी मर्जी है, यहाँ 500 कर दिया। तो ना 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 ना, ये नहीं कर सकते भाई, तुम्हारी मर्जी थोड़ी है, तुम डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दो और न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करोगे, है ना, ऐसा नहीं कर सकते भाई, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, तो ये नहीं कर सकते। तो आपने कहा तो भैया इसका इलाज क्या है, तो हमने कहा इसका इलाज बहुत सीधा है। क्या इलाज है इसका, इसका इलाज ये है कि जिस प्रपोर्शन में, क्या, कि जिस प्रपोर्शन में आप डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में आप न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए, उसी प्रपोर्शन में आप न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए। इसका मतलब क्या था कि जैसे हमारा नंबर था 500/79, तो यानी तुमने एक ऐड किया डिनोमिनेटर में, एक ऐड किया डिनोमिनेटर में, तो तुमको न्यूमरेटर में भी एक ऐड करना है, नहीं 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 नहीं, मैं बोला हूं सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन, यानी जितना प्रतिशत तुमने, वन क्या है, जितना प्रतिशत एक 79 का है उतना ही प्रतिशत 500 का तुमको ऊपर जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, प्रपोर्शन का मतलब, ठीक है, समझ में आ रही है बात, प्रपोर्शन का मतलब, तो इसका मतलब 1/79 और इंटू 500, यही हुआ, यानी जो 79 का जो एक हिस्सा था वही 500 में से कितना हिस्सा होगा वो यहां से निकल आएगा तुम्हारा, और उसको ऊपर जोड़ दो, तुम्हारा काम बन जाए। यही बात कहना चाहते हो आप, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताओ सर, अगर मुझको 79 से डिवाइड ही करना होता, अगर मुझे 79 से ही डिवाइड करना होता तो मैं इतना क्यों फिजूल में काम करता, मैं सीधा वही डिवाइड कर देता। भाई तुम्हारी बात में बिल्कुल दम है, तो तुम क्या करो, तुम यहां पे 79 से ना डिवाइड करके तुम 80 से कर दो, 79 से डिवाइड ना करके 80 से कर दो। करना तुमको 79 से चाहिए था क्योंकि तुमने 79 पर जोड़ी है एक वैल्यू, लेकिन तुम कर 80 पे रहे हो, इसीलिए इस मेथड का नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड। जस्ट अ सेकंड, इसीलिए इस मेथड का नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड। समझ में आ गई बात, क्यों नाम है, क्योंकि तुमको 79 पे करना चाहिए था, क्योंकि तुमने जो जोड़ा है एक वो 79 पर जोड़ा है, ठीक है, लेकिन तुम कर किस पे रहे हो, तुम 80 पे कर रहे हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हो, इसीलिए इस मेथड का नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, अब क्या करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया तुम्हारा, 6 8 जा 48, 20 8 2 जा 16 पर 5, 6.25 हो गया तुम्हारा। ठीक है कि नहीं हो गया, ये 6.6 है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कि नहीं आ गई, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या है, जैसे यहां पे मैंने जोड़ा है ना, मैंने 79 में एक जोड़ा, तो फिर मैंने 6.25 हो गया। अब मैंने क्या किया, ये जो 6.25 आए इसमें भी क्या करूंगा मैं, इसमें जोड़ दूंगा, इसको 6.25 को इसमें जोड़ दूंगा, भी हुआ नहीं है, 500 प्लस 6.25 मैंने जोड़ दिया, और नीचे क्या जोड़ा है, 80 जोड़ा, एक और जोड़ा 79 में तो 80 हो गया, तो यानी 506.25।
अपॉन 80। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसको क्या कीजिए 5.625, जो नीचे जीरो था मैंने उसको डेसिमल में चेंज करते 8 आ गया, तो कितना हो गया 6 8 जा 48, 8 3 जा 24 और 24 के बाद 22 आया तो कितना आया 8 2 जा 16 और 65 8 8 जा 64 और 1। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा, अप्रोक्सीमेटली आपका ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं आई? एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूं। मैंने बोला कि भाई मुझको इसका आंसर बताओ क्या होगा 500/79 का। ठीक है, 500/79 का आंसर जब मुझसे पूछा गया तो हमने बोला कि भैया कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट है। हमने कहा कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट है, तो हमने कहा कैसे भी करके एक मन की बात बताऊं तुमको कि तुम 79 को अगर 80 कर दो ना तो काम बन जाए। तो हमने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। तो हमने क्या किया, हमने जो है एक जोड़ दिया, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ जोड़ घटा नहीं सकते। जितना जोड़ोगे उसी प्रोपोर्शन में जोड़ना भी पड़ेगा तुमको, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी जोड़ना पड़ेगा, और जिस प्रोपोर्शन में घटाओगे डिनोमिनेटर में उसी प्रोपोर्शन में तुमको न्यूमरेटर में घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां जोड़ रहे हो तो यहां भी जोड़ो, यहां घटा रहे हो तो यहां भी घटाओ, सीधा सीधा फंडा। ठीक है, हमने कहा चलो सही बात है तुम्हारी। तो 1/80 है तुम्हारा, तो हमारा क्या होगा 1/80 होगा। तुमने कहा कि 79 पे तुमने एक जोड़ा है ना, तो 500 पे कितना जोड़ोगे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। हमने कहा भाई अगर हमें 79 से ही डिवाइड करना होता तो हम क्यों इतना ज्यादा लफड़े में पड़ते, हम तो सीधा डिवीजन वाला मेथड आगे कर लेते। आपको कोई आसान तरीका बताना था तभी तो आपने ये तरीका बताया। हमने कहा ठीक है बिल्कुल। तो यानी 80 जोड़ो, तुम 79 से ना डिवाइड करके तुम 80 से डिवाइड करो तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। और क्योंकि तुमने 79 की जगह 80 की जगह 79 की जगह 80 यूज किया है अपनी सहूलियत के लिए, तुमने जो है आसान किया क्वेश्चन को, तो आंसर जो आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली आने वाला है। इसलिए तुम्हारा ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, यहां पे कितना आ गया 6.25, यानी तुम नीचे अगर एक जोड़ रहे हो तो तुम्हें ऊपर 6.25 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है ऊपर भी जोड़ दिया हमने 6.25 और नीचे क्या इसको जोड़ के लिख दो चाहे तो 79.1। ठीक है कि नहीं, तो ऊपर आ गया 506.25 और नीचे आ गया 80, दोनों को डिवाइड किया आंसर आ गया 6.3281। ठीक है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है, अप्रोक्सीमेशन मेथड की सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखो यार एक या दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कुछ आपसे एक दो चीज और मेंशन करना चाह रहा था इसमें। हाँ देखिए, अब आपके साथ जब डिविजिबिलिटी की तो अप्रोक्सीमेशन मेथड तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड में तो यही सब था, बाकी इसको आप अप्लाई करते रहेंगे अपने आप। ठीक है, अब देखिए इसको बाकी के जो स्कोप है वो देखते हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर कि स्पीड ए की जो है दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ट्रेन बी से। भाई दो ट्रेनें हैं जिसमें से ट्रेन ए है उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ट्रेन बी से। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, जो ट्रेन ए है वो जल्दी भी पहुंचेगी। भाई स्पीड ज्यादा है तो जल्दी भी पहुंचेगी। कितनी जल्दी पहुंच जाती है, 4 घंटे पहले, 4 आवर्स पहले पहुंच जाती है। कब, जब ट्रेन ए कवर कर रही है 300 घंटे और ट्रेन बी कवर कर रही है 250 घंटे। बताइए ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी, ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी। इसका मतलब हमें स्पीड का भी डिफरेंस पता है और हमें टाइम का भी डिफरेंस पता है। ठीक है बात है कि नहीं, स्पीड का भी डिफरेंस पता है, टाइम का भी डिफरेंस पता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है स्पीड क्या होगी। मुझको एक बार बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पे है डिस्टेंस आपका, यहां पे है t1, यहां पे है डिस्टेंस आपका, यहां पे है t। ठीक है, इसको d1 मान लीजिए, इसको d2 मान लीजिए, इसको d1, इसको d2 मान लीजिए और इसको dt मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मतलब पहली वाली ट्रेन का डिस्टेंस, ये पहली वाली ट्रेन का टाइम, ये पहली वाली ट्रेन की जो दूसरी वाली ट्रेन की जो दूरी है वो, और ये दूसरी वाली ट्रेन का टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा तुम्हारा किसका मेरे भाई, यहाँ पे आएगा स्पीड का डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड और फिर उसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्पीड का डिफरेंस। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्वेश्चन सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब क्या, ये तो मैंने एक तरीका लिख दिया, इसी इक्वेशन के बेसिस पे लिख रहा हूं भाई। इस इक्वेशन में टाइम का यहाँ पे कुछ मान लोगे तुम अपने हिसाब से x, और यहाँ मान लोगे x+6, और यहाँ पे तुम्हारी स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा जो कि 25 दे रखा है। इसको इस तरीके से कर सकते थे, या इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम ऐसे भी लिख सकते थे, बोलते सर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, d1/s1 माइनस d2/s2 इज इक्वल टू टाइम का डिफरेंस। भाई इसमें क्या बुराई है, ये भी सेम ही चीज है। यहां लिख देते x+25, यहां लिख देते x, यहां पे लिखते x+25, यहां लिखते x, क्योंकि x+25 बड़ी छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते x+25, यहां लिख देते x, और तुम्हारा जो है यहाँ पे टाइम का डिफरेंस निकाला था। दोनों ही बातें ठीक है यार, कैसे भी सॉल्व करो। तो हम कैसे सॉल्व करें, हम यहाँ पे ऑप्शंस टेक्निक यूज करने वाले हैं ना, तो तुमको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। तो भैया हमसे पूछा क्या गया है, हमसे स्पीड ही पूछी गई है, यानी ऑप्शंस में हमको जो वैल्यू दी गई है वो स्पीड की वैल्यू है। हमको जो वैल्यू दी गई है वो स्पीड की वैल्यू, और हमको ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग करनी है। तो हमको ये यूज करना चाहिए या हमको ये यूज करना चाहिए।
भाई हमको डिफरेंस तो पता ही नहीं है स्पीड का डिफरेंस चलो हमको पता है, लेकिन क्या हमको एब्सोल्यूट टाइम पता है जो हम यहाँ पे टाइम डाल के वैल्यू निकाल दें और स्पीड की? यहाँ पे हम टाइम, क्योंकि हमको टाइम का हमको जो ऑप्शन मिले, हम जो ऑप्शन पिक करेंगे ना भाई, तुमको यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 55 किलोमीटर पर आ रहे हैं एक ही स्पीड 65 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 55 डाल देंगे, यहाँ पे उसमें 25 जोड़ के डाल देंगे। लेकिन क्या आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करवाएंगे? क्योंकि कहीं भी ये नहीं दिया गया कि ए को जो है 10 घंटे लग रहे हैं, जिसमें आप 6 घंटे जोड़ के बोल देंगे कि बी को 6 घंटे और ज्यादा लग रहे होंगे, यानी 16 घंटे लग रहे होंगे। तो इसका मतलब ये वाला मेथड आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आपको डिनोमिनेटर में हमेशा वो वैल्यूज लेनी है जिन वैल्यूज के ऑप्शन में उठा के आप वैल्यू पुटिंग कर पाए। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? आई होप ये बात तक आप तक पहुंच गई होगी। ठीक है, ये बात क्या करना है आपको, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता था, लेकिन हमने इसको क्यों प्रेफरेंस दी? क्योंकि भाई हमको स्पीड निकालनी थी। हमको क्या निकालनी थी? हमको स्पीड निकालनी थी। क्वेश्चन में हमको स्पीड ही दी गई थी। अगर हम ऑप्शन से कोई वैल्यू पुट करते तो स्पीड की वैल्यू पुट करते, स्पीड की वैल्यू पुट करते तो स्पीड की वैल्यू कहां, यहां पुट करते ना। यहाँ पे तो हमको टाइम की वैल्यू पुट करनी पड़ती, और टाइम हमको दिया नहीं, ऐसा तो दिया नहीं क्वेश्चन में कि 10 घंटे ले रही है आपकी ट्रेन है और उसे 6 घंटे ज्यादा ले रही है ट्रेन भी, तो यहाँ पुट कर दो उसको 16 घंटे। लेकिन आपको स्पीड में जो ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शंस में आपको दे रखा है कि भाई हाँ स्पीड जो है 55 मान लो इसकी, तो उसकी स्पीड जो 25 जुड़ जाएंगे, यानी आपकी स्पीड 80 हो जाएगी उसकी। तो ऑप्शंस जो दे रखे होते हैं ना, हमेशा उनको यहां पुट करना चाहिए। देखो ये चीज, एक चीज तो समझ में आ गई आपको। अब देखो इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो है, जो दूसरा पॉइंट है वो समझो आप। वो दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है, वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये तो हमने क्रैक कर लिया कि कौन से फॉर्मेट में हमको यूज करना है, तो फॉर्मेट में लिख देता हूं। क्या है आपका, 300 किलोमीटर चल रही है आपकी ट्रेन ए, 300 किलोमीटर चल रही है आपकी ट्रेन ए, और स्पीड की जगह में कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, और जो आपकी दूसरी ट्रेन है वो कितने चल रही है, वो 250 किलोमीटर चल रही है। ठीक बात है। इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है टाइम का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है भाई 4 आवर। ठीक है, 4 आवर का डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, अब जो 4 आवर का डिफरेंस है, अब इसमें देखो, अब तुम मुझको ये बताओ कि स्पीड ऑफ ए पूछी है, तुमको ऑप्शंस में क्या दिया गया? तुमको ऑप्शंस में दी गई है ए की स्पीड, तुमको ऑप्शन में दी गई है ए की स्पीड, यानी तुमको क्या मानना है, तुमको एक्स मानना है ए की स्पीड को, तुमको एक्स मानना है, अननोन वेरिएबल जो मानना है तुमको एक्स की स्पीड माननी। ऐसा मत कर देना कि भैया तुमने यहां पे एक्स इसको मान लिया, क्या कर दिया तुमने, तुमने अपनी तरफ से एक्स मान लिया बी की स्पीड को, और इसमें 25 जोड़ दिए तुमने, क्योंकि भैया तुमने कहा सही बात तो है भाई, अगर बी की स्पीड एक्स है तो तुम्हारी, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो तुम्हारी ए की स्पीड क्या हो जाएगी, उससे 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाएगी। फिर पता दिक्कत क्या आएगी, तुम ऑप्शन में से पिक करोगे, क्योंकि ऑप्शन में दे रखी ए की वैल्यू, तुम ऑप्शन में ए दे रखा 55, तुम यहां से क्या करोगे, यहां से x प्लस 25 को 55 के बराबर करोगे, फिर x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तब यहां 30 पुट करोगे। भाई इससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि तुमको ऑप्शन में ए की वैल्यू दे रखी है, तो तुमको हमेशा वैल्यूज वेरिएबल जो रखना है वो इस तरीके से रखना है कि ए की वैल्यू एक्स रख ली, और क्या है एक्स माइनस 25 कर लिया बी की वैल्यू को, क्या दिक्कत है, एक्स माइनस 25 कर लिया बी की वैल्यू को, जिससे कि जो तुम वैल्यू पुट कर रहे हो वो सीधे एक्सप्रेशन में डाल सको। ठीक है कि नहीं, तो तुम्हारा क्या हो गया भैया, अगर मैंने ए की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो मेरी जो 25 किलोमीटर पर आवर की कम हो जाएगी, यानी x माइनस 25 जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी b की स्पीड की। तो ये वो टाइम है जो ए ले रही है ट्रेन, और ये वो टाइम है जो आपकी कौन सी ट्रेन ले रही है, बी ट्रेन ले रही है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 घंटे। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस, मैं एक बार ऑप्शन लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 65 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर सेकंड ऑप्शन, सी हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और डी हो जाएगा आपका 55 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में सारी चीजें यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला से। ठीक है, अब तुम समझो एक्स को, अगर मैं एक्स को 65 लिख देता हूं, मुझको एक बात बताना, एक्स को मैंने 65 लिख दिया, यहाँ डाल दिया 65, यहाँ पे मैंने 65 माइनस 25 किया, या 40 आ गया, मुझको एक बार बताओ 65 में तुमको 13 नजर आता है, और 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, ये 13 कहीं भी जाने का नहीं है, ये 13 हमेशा रहेगा ही रहेगा, और हमको कहीं और 13 दिखाई नहीं दे रहा, तो यार ये ऑप्शन पॉसिबल हो नहीं सकता। क्योंकि तुम मुझको एक बार बताओ, 300 अपॉन 13 इंटू 5 माइनस 250 अपॉन 15 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझको बताओ इस 13 का क्या करोगे तुम, 5 6 या 13 हो गया तुम्हारा, 60/13 बचा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा 25/4 हो गया। ठीक है कि नहीं भैया, यहाँ पे तुम्हारे जो 13 है ना, ये डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा और ये कटेगा नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है कि ये कहीं पे सिंप्लीफाई हो गए, क्योंकि देखो कट कैसे सकता है भाई, यहाँ पे आप 240 कर दोगे माइनस, और 13 इंटू 5 65 इंटू 325, ठीक है, और अपॉन 13 इंटू 4, अगर आप ये चीज करने के लिए बैठोगे तब जाके आप बोलोगे कि भाई कट सकता है कि नहीं कट सकता। अगर इन दोनों का डिफरेंस इस तरीके से बन जाए कि 13 का फैक्टर आ जाए ऊपर, तो जिससे 13 से 13 कैंसिल हो जाए, बट इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन बने कि कैंसिल हो जाए। ठीक है कि नहीं, इसलिए आपको इस तरीके के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और होगी यहाँ पे, यहाँ पे ना इस वाले को, इसमें ना हमको जो है क्या करना चाहिए था,
x माइनस 25 है ना, तो इसको हमको इधर लेना है और इसको इधर, ये जो है 250 अपॉन x माइनस 25 को इधर रखिए और 300 अपॉन x इज इक्वल टू इधर रखिए 4। क्योंकि भैया ये वाली ट्रेन बी है, तो ट्रेन बी का टाइम ज्यादा है, 4 घंटे ज्यादा ले रही है, ये 4 घंटे कम ले रही है, तो ये ज्यादा टाइम ले रही है ना, इसका मतलब ये लेफ्ट में आएगा। वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं इस चीज से, बस लेकिन फिर भी साइन का डिफरेंस आ जाता है, साइन का अंतर आ जाता है। तो भाई इसलिए 65 को तो नहीं लेना हम लोगों को। ये बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी तरीके से हमेशा क्या, उन क्वेश्चन को, उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें प्राइम नंबर आ रहे हो। जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, 11 को एक बार पुट करके दिखाता हूँ, हालांकि इसमें डाउट का स्कोप नहीं होगा, तुमको कुछ टाइम बाद समझ में आ जाएंगी ये चीजें। 55 माइनस 25 जब मैं करूंगा तो 30 आ गया कि नहीं आ गया, माइनस 300 अपॉन 11 55 इज इक्वल टू 4। अब मुझको एक बार बताओ भाई, 5 11 जो 55 30 हो गया, 0 से हो गया 25/3 माइनस 60/11। अब तो मुझको बताओ ये कहीं से भी तरीके से तुमको लगता है कि ये 11 कैंसिल हो सकता है? ये 275 हो गया, ये 180 हो गया, ये बटे 33 हो गया, यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 95 आ गया, और तुम्हारा 38 आ गया, 33 आ गया, तो 95/33 कहीं कैंसिल होगा भाई। ये जो 11 का फैक्टर आ गया ना, ये जो 11 आ गया, ये जो प्राइम नंबर आ गया, ये कहीं भी नहीं जाएगा। इसलिए जहां पर भी तुमको प्राइम नंबर दिख जाए ऐसी सिचुएशन में, और उसके साथ में तुमको दिख रहा होगा और कहीं ऐसा प्राइम नंबर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इस एक्सप्रेशन में, तो समझ जाना कि वो प्राइम नंबर तुमको परेशान करेगा ही करेगा, वो प्राइम नंबर नहीं आ सकता तुम्हारे इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है कि नहीं? हाँ, अगर तुमको 11 है और तुमको साथ में दिख रहा है कि भाई यहाँ भी 11 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 11 है, यहाँ से भी 11 कैंसिल होगा, यहाँ से भी 11 कैंसिल होगा, यहाँ से भी 11 कैंसिल होगा, तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर जनरली जो कि होता है ऐसा कि आपको जो प्राइम नंबर होता है वो कहीं और नहीं दिखाई दे रहा होता प्राइम नंबर, तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि प्राइम नंबर को अवॉइड करो ऐसी सिचुएशन में। अब हमको क्या करना भाई, प्राइम नंबर को अवॉइड करना है, तो बता दिया मैंने कि ये पॉसिबल नहीं है आंसर। तो अब देखिए दूसरा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन उठाने, आपको सबसे पहले उठाना ही 50 चाहिए था, सबसे पहले उठाना ही 50 चाहिए था, क्योंकि भैया यहाँ पे 50 से कटेगा 300 अपॉन 50 कितना होता है, 6 हो जाता है, और 50 में से 25 गए, 25 बचे, 25 250 अपॉन 25 यानी 10, दोनों का डिफरेंस 4 दे देगा आपको। समझ में आएगी नहीं बात आई? यानी ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। तो यही ये कॉन्सेप्ट था इसमें, और भी मैं एक बार देख लेता हूँ, गो थ्रू कर लेता हूँ कि कहीं कुछ और मिस तो नहीं हो रहा, स्किप कर जा रहा हूँ मैंने गलती से बाकी सारी चीजों को। वैसे आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड जो भी मैंने इसके सेशन के लिए सोचा था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। देखिए एक चीज और देख लीजिए कि जैसे 11 की डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें एक चीज, तो वैसे तो मैं इस पर बात कर चुका हूं, बट फिर भी देख लेते हैं। 17 मेंस का क्वेश्चन है ये, 17 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो टिकट है उनकी प्राइस क्या है, वाटर मार्क की, जो वाटर पार्क है उसकी जो टिकट्स है वो है आपकी 11:12। अच्छा, और नंबर ऑफ डेली विजिटर्स क्या है पार्क में, वो कम हो जाते हैं, मतलब जो टिकट्स है आपकी जैसे 11 रुपए थी अगर पहले, तो वो कितनी होगी, तो वो होगी 12 रुपए, लेकिन जो नंबर ऑफ विजिटर्स है वो कम हो गए, नंबर ऑफ विजिटर्स कम हो गए। जैसे अगर पहले 8 लोग विजिट करते हैं उस पार्क को डेली, तो आप कितने लोग कर रहे हैं, 7 ही लोग विजिट कर रहे हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि बताइए अब रेवेन्यू कितना हो जाएगा। अगर पहले जो रेवेन्यू कमाया जा रहा था वो था आपका 1,76,000, ठीक है, तो अब बताइए डेली रेवेन्यू कितना हो गया, जो ये चेंज किया इन्होंने उसके बाद, जो ये वेरिएशन आया आपके प्राइस में उसके बाद। तो हमने कहा भैया ठीक है, देखो पहले कितना था, पहले अगर 11 लोग आ रहे थे तो अब 12 लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर पहले 8 लोग नहीं, पहले अगर 11 रुपए की टिकट थी तो अब 12 रुपए की टिकट है, लेकिन अब पहले अगर 8 लोग आते थे, तो अब कितने लोग आते हैं, केवल 7 ही लोग आते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर टोटल 88 रुपए हो गए कि नहीं हो गए, 11 लोग भाई, जो टिकट की 11 रुपए हैं एक आदमी के, और 8 लोग आ रहे हैं तो 88 रुपए हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 84 रुपए हो गए तुम्हारे पास। 88 रुपए की वैल्यू तुमको दी हुई है कुछ, मान लीजिए तुमको, हाँ 176 दी हुई है, मैंने 00 कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको ये पता है कि भाई मेरे पास 84 है, अभी जो वैल्यू है मुझे 84 की वैल्यू निकालनी है, और 84 में तुमको साफ पता है 7 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है साफ आपको 84 के अंदर। तो आप ये बात नहीं कह सकते आपको और कहीं पे भी 7 का जिक्र नहीं है, और कहीं पे भी 7 का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है जिसके बराबर ये बोल रहे हैं उसमें भी 7 नहीं है। अगर उसमें भी 7 होता है ना,
तो भी मैं एक बार के लिए सोच सकता था कि ये बात सही होगी कि नहीं होगी। वैसे तो पता है क्या है, अगर उसमें भी 7 होता ना तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब यहाँ पे 7 नहीं है 80, जब एक बताओ यहाँ पे 88 इंटू 176 है, अगर यहाँ पे 7 का फैक्टर है और यहाँ पे नहीं है तो इस जगह पे 7 रहेगा ही रहेगा। तो यानी जो एक की वैल्यू हो जाएगी वो 7 इंटू समथिंग हो जाएगी। और जब मैं यहाँ पे 84 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 84 इंटू 7 इंटू समथिंग, तो मेरा 7 का फैक्टर तो फिर भी रहेगा, बल्कि और ज्यादा स्क्वायर बन जाएगा 7 का, ठीक है कि नहीं बन जाएगा। तो आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कहीं और भी 7 का आपको फैक्टर नजर ही नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से सोचना है, ठीक है। तो यानी 7 की डिविजिबिलिटी तो मेरी यहाँ पे होनी ही चाहिए ऑप्शन में, जो मेरे पास जो दे रखा है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 से डिविजिबल कौन सा है, पहला ऑप्शन है क्या, 7 3 जा 21 और 54 नहीं कटेगा, 7 1 7 7 6 जा 42, भैया दूसरा वाला ऑप्शन तो जा रहा है 7 से, ठीक है कि नहीं। और जो आप तीसरा वाला ऑप्शन चेक कीजिए, 7 2 जा 14 नहीं जा रहा। चौथा वाला ऑप्शन चेक कीजिए, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, ये भी जा रहा है। तो यानी आपका बी और डी जो ऑप्शन है वहां पे जो है क्या हो गया, ये कंडीशन हमारी फेल हो गई, ये कंडीशन नहीं सॉल्व हो रही। तो आप क्या कीजिए भैया, सीधा है, आप 88 इंटू 2 88 इंटू 2 करते हैं तो आपका 176 आ जाता है, यानी एक की वैल्यू क्या हो गई, 2000 के बराबर हो गई, ठीक है कि नहीं होगी, क्योंकि ये आपका 2000 के बराबर, क्योंकि ये आपका 1,76,000 के बराबर थी 88 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 2000 के बराबर। तो आपको पता है कि जब 84 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी भाई, 8 आएगी। तो ऑप्शन लगा लीजिए जिसमें यूनिट डिजिट 8 आ रही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डीएस लगाइए, उसके बाद यूनिट डिजिट लगाइए, या फिर आप जो अप्रोक्सीमेशन लगाइए, जनरल टू स्पेसिफिक केस लगाइए, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं कि अपने कॉन्सेप्ट पे काम करने के साथ साथ आप इन चीजों पर भी काम कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये भी कॉन्सेप्ट ही ना, अल्टीमेटली ये तो है तो ये भी कॉन्सेप्ट ही। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन रह रहा हो तो। हाँ, बस मैं इस चीज पर और एक वो करना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों को ना फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए, कि जैसे अगर कहीं पे बोला जा रहा है कि भाई आप 8000 का मल्टीप्लाई कीजिए 375 से, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ना जीरोस को इग्नोर करना सीखो। जब आपको पता है कि ऑप्शन में जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा कि कोई आंसर दे रखा है 122, एक आंसर दे रखा है 12.2, एक दे रखा है 1.22 और एक दे रखा है 0.122। यहाँ पे तो आपको फर्क पड़ता है जीरो से और डेसिमल से, लेकिन जब आपको आंसर दे रखा है 124, 179, 375 और 428, जब आपको इस तरीके के ऑप्शन दे रखे तो क्या फर्क पड़ता है कि डेसिमल कहां पे है, जीरो से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, जीरो की वजह से कोई 124 179 में तो चेंज हो नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके के जब ऑप्शंस होते हैं और ज्यादातर इसी तरीके के होते हैं, तो हमको हमेशा जीरोस पे वैल्यूज नहीं रखनी, जीरोस पे वैल्यू नहीं देनी। इस तरीके का ऑप्शन है तो एक अलग बात है, तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको इस तरीके की वैल्यू है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि आपकी जो वैल्यू है, कि आपका जो 378 है उसको क्या बोला, 8000 इंटू आपका 3/8, ये हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं हो जाएगा। हालांकि स्पेसिफिकली तो 1000 हो जाएगा इसमें और मल्टीप्लाई, लेकिन मैं कह रहा हूं उस चीज को इग्नोर करो, अभी 3/8 लिखो इसको खाली, ठीक है। और इसी तरीके से तुम्हारा अगर कहां पर है 83.33 कहीं पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तुम्हारा जो है 7 से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस चीज को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5/6 इंटू 7 करो, तुमको पता है इसकी वैल्यू क्या है, 5/6 के बराबर है ये, ठीक है कि नहीं, 5/6 के बराबर होता है ये। मैं हालांकि मैं इस चीज को फिर से मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं कि ये जो तुम्हारा 83.33% होता है, ठीक है ना, ये तुम्हारा 5/6 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 100 से डिवाइड करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा इस तरीके से दिए जाते हैं कि उससे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो आपकी क्या होता है, एक सेकंड, जो आपकी 8 की जो आपकी 8 की 1/8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12, 1/2% होती है। इस चीज का यूज करो भाई, इस चीज का आपको यूज करना आना चाहिए। तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, कि जैसे आपका जो है 16.25 क्या होता है, 16.25% जब आप निकालते हैं तो क्या होती है आपकी 1/6 के बराबर होती है, ठीक है कि नहीं, 1 बाई, जस्ट अ सेकेंड, 16.66 की बात कर रहा हूँ, 16.66% जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 1/6 के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, मतलब जो आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज है ना वो याद होनी चाहिए, जितनी भी आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं ये सारी आपको याद होनी चाहिए। आप जैसे लिख देते हो भाई, कहीं पे बोला गया कि 8980 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 11 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, तो थोड़ा सा
ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। अब आपको क्या बोला जा रहा है, देखो आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है अगर कि जैसे आपका कोई नंबर है, जैसे आपका 8 9 8 7 2 3, ठीक है, इसको 2 कर दीजिए, चाहे इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा नंबर है, अब इसको तुम्हारा डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 11.11 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेट्स से, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, आपको पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू 1/9 के बराबर होती है, 11.99% दे रखा है तुमको, तो ये 1/9 के बराबर होती है, यानी इसको सीधा 9 से काट दो, तो क्या हो जाएगा, 9 से 81, 9 से 81 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 9 से 81 आ जाएगा, फिर 77, 9 8 से 72, 9 5 से 45 और 9 8 से 72, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से मतलब आपको पता होना चाहिए कि भैया फ्रैक्शनल वैल्यू जो आपको परसेंटेजेस में जो वैल्यू दे रखी है ना, इनकी जो आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, इनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको ओरली याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पर काम कीजिए, जैसे 62.5 है, जैसे आपका कितना है 62.5% है तुम्हारा, वो तुम्हारा 5/8 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, ये भाई 12.5 इंटू 5, तो 5 5 25, 5 10 11 12 62.5। तो इस तरीके से आपको जो है इन चीज़ों पे भी कमांड करनी है, ठीक है। पर ये जितने आपको अच्छे से याद होंगे कन्वर्जन, उतनी ही जल्दी आप जो है कैलकुलेशन में वो कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि जैसे ये जो है क्या है, ये कैलकुलेशन ट्रिक से तो रिलेटेड नहीं है, बट आपके पास मेथड्स अच्छे होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्या है, आपके पास जो है मेथड्स अच्छे होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे CDS का क्वेश्चन है, जैसे अगर आपका रेशियो जो है A/B दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, A/B दिया हुआ है आपका 1:2, और आपका B/C दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है 3:4, 3:4 दिया हुआ है, और आपका C/D दिया हुआ है आपको 2:3। आई होप हाँ, D एंड E दिया हुआ है आपको 3:4, ठीक है, 3:4, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका B/E, ठीक है। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, आपको पता होगा, अगर इनकेस नहीं पता तो बता देता हूं, इसका जो बेस्ट मेथड है वो है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्यों बेस्ट है भाई, आपका जो है क्या होगा, जब आप रेशियो मेथड यूज करेंगे तो B से ये B कैंसिल हो जाएगा, C से ये C कैंसिल हो जाएगा, D से ये D कैंसिल हो जाएगा, E से ये E कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको A और E का रेशियो चाहिए, अल्टीमेटली वही रेशियो आपके सामने आएगा, तो A और E का रेशियो निकाल लेते हैं, यही कैंसिलेशन हम इधर भी कर लेते हैं, कहीं कॉमन हो तो कुछ, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं, और बाकी कुछ नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 3:16, 3 एक सेकंड, मैंने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर किया क्या, 1:2 है, 3:4 है, 2:3 है, और 3:4 है, ठीक है। बी और ई का रेशियो, ओके, बी और ई का रेशियो चाहिए, ए और ई का रेशियो नहीं चाहिए मुझे, किसका रेशियो चाहिए, बी और ई का। तो बी और ई का रेशियो चाहिए, तो मुझे पहला वाला कंसिडर ही नहीं करना, देखिए मैंने भी यहाँ पे जल्दी में गलती कर दी ना। आपको किसका रेशियो चाहिए, आपको चाहिए रेशियो केवल बी और ई का, तो मुझे इसको कंसीडर करना ही नहीं, क्योंकि मुझे ए से मतलब ही नहीं है। जब मैं बी और इस वाले केस को कंसीडर करूंगा ना, बी वाला एक्सट्रीम और ई वाला एक्सट्रीम मुझे यहाँ मिल गया, तो सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो आपका बी और ई बचा, बी और ई बचा, ठीक है कि नहीं। और फिर इसको सॉल्व करना है, तो मैं 1 सेकंड लेता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ दोबारा से, जिससे कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे, फिर इसके बाद सेशन ओवर हो जाएगा। ये देखिए A/B, ठीक है। अब देखिए आप A/B कितना दिया हुआ है आपका, A/B दिया हुआ है आपका 1:2, ठीक है, 1:2 दिया हुआ है। B/C क्या हो जाएगा आपका, B/C हो जाएगा 3:4, और C/D क्या हो जाएगा, C/D हो जाएगा आपका 2:3, और D/E क्या हो जाएगा, D/E हो जाएगा आपका 3:4, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है बी और ई के बीच में रिलेशन, बी और ई के बीच में रिलेशन, बी और ई के बीच में रिलेशन है, तो मुझको एक्सट्रीम दिख गया ये और ये, यानी मुझे ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, मुझे बी और ई का रेशियो यहीं से दिख जाएगा, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। अगर इन केस कहीं पर D/C दिया हुआ है क्वेश्चन में, भाई मुझे इसकी जगह पर D/C दे दिया किसी ने क्वेश्चन में, और बोल दिया कि 5:4 है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं सिंपल सी चीज करूंगा, मुझको C/D चाहिए, तभी तो C से C कैंसिल होगा, तो मैं इसका D/C लिख के क्या बोल दूंगा, 4:5। भाई बात तो एक ही है, चाहे D/C को 5:4 बोलो, या फिर D/C को C/D को, या फिर C/D को क्या बोलो, C/D को आप बोलो 4/5, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, खुद भी दिमाग लगाना है कि भाई कैसे कैंसिलेशन होगा चीजों का, कैसे कैंसिलेशन होगा चीजों का। बस अब आपको क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा आंसर, जो कि हो जाएगा अल्टीमेटली B/E की वैल्यू। ये बात आपको समझ में आ गई।
तो आपको क्या है अपनी अप्रोचेस पे ध्यान रखना है, अपनी अप्रोच पे भी ध्यान रखना है कि आपकी जो अप्रोच है वो बेस्ट होनी चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक की वैल्यू निकाल लें कंपैरिजन करके और फिर जाके रेशियोस निकाल लें, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो आई होप आपको जो सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप क्या चाहते हैं वो किस तरीके का कंटेंट आप चाहते हैं वो भी बताइए, और कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।